क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हाईलाइटेड है और साथ में इसके साथ मैं अपने नोट्स भी लाई हूँ, इतने अच्छे से फ्लो चार्ट्स वगैरह लाई हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल से पूरी एनसीईआरटी के साथ। तो आप अपनी एनसीईआरटी का जब फर्स्ट पेज खोलेंगे तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि हेल्थ का मतलब सबसे पहले क्या है। तो हेल्थ का लंबे समय से ऐसा माना जाता था कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, ये ऐसा स्टेट ऑफ बॉडी होता है जहां पर कुछ ह्यूमर्स जो होते हैं उनका एक बैलेंस मेंटेन्ड होता है। जो पहले के ग्रीक लोग थे जैसे हिपोक्रेट्स जो थे उन्होंने भी, और साथ में इंडियन आयुर्वेदा जो है उन्होंने भी यही सिस्टम को अपनाया था। उन्होंने सोचा था कि क्या जो पर्सन जैसे जो काले पित्त के लोग होते हैं, ये लोग क्या, ये ह्यूमर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये ऐसा समझ रहे हैं कि जो काले पित्त के लोग हैं यानी ब्लैक बाइल लोग हैं, ये क्या होती है, हॉट पर्सनालिटी के होते हैं और इसलिए इनको फीवर आता है। लेकिन यहां पर ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वी ने डिस्कवर किया और एक्सपेरिमेंटल मेथड से इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ब्लैक बाइल लोगों यानी जो काले पित्त के लोग होते हैं उनमें भी जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार उनको फीवर हो। किससे? इन्होंने थर्मोमीटर से दिखाया। और ये जो गुड ह्यूमर वाला हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस यानी बस एक तरीके से सोचा गया, ये कोई सच्चाई नहीं है, कुछ भी अफवाह थी ये चीज अब कंप्लीटली डिसअप्रूव कर दी गई। किसने की? विलियम हार्वी ने, थर्मोमीटर से ब्लैक बाइल वाले लोगों में नॉर्मल टेम्परेचर दिखा के। कुछ साल बाद बायोलॉजी बताता है कि जो माइंड इन्फ्लुएंस कैसे करता है, वो करता है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से। और यहाँ पर एक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी होता है। यहाँ इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम होता है, ये भी हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के काम आता है। इसीलिए माइंड और मेंटल स्टेट जो है ये दोनों हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका माइंड खराब हो गया या मेंटल स्टेट खराब हो गई तो आपके हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पर हेल्थ और कौन कौन से चीजों से इफेक्ट होती है, 3 पॉइंटर्स दिए हैं, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ किससे किससे इफेक्ट होती है? सबसे पहले तो जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जेनेटिक्स में ही कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर जैसे बच्चा जो जन्म लेता है उसी में कुछ डेफिशिएंसी है, कोई डिफेक्ट है, जहां पर वो अपने पेरेंट्स से, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि हो सकता है एनीमिया की बीमारी हो रखी है या कलर ब्लाइंडनेस है, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है, अपने पेरेंट्स से बच्चे में आ गई है डिफिशियंसी, डिफेक्ट्स आके। दूसरा कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा। और तीसरा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल क्या हो गया, आजकल के लाइफस्टाइल में हो गया है फोन देखते रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा, तो हमारी बॉडी का क्या होगा, धीरे धीरे करके आप फैट होते जाएंगे, हार्ट अटैक इशू आएंगे, तो वो भी क्या है, हेल्थ इशू है। आप गंदा खाना खाएंगे, बाहर का रेस्टोरेंट का रोज खाना खाएंगे, पानी गंदा पिएंगे, रेस्ट नहीं लेंगे, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब लाइफस्टाइल इश्यूज होती है। यहाँ आपकी गंदी आदतें हैं, ये सब लाइफस्टाइल के कारण भी आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती है। तो पहले तो जेनेटिक हो गया, फिर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हेल्थ जो है आपको इस चैप्टर में बहुत जगह सुनने को मिलेगा, तो आई वांट टू मेक क्लियर एवरी टाइम कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि वहां डिजीज प्रेजेंट नहीं है, यानी जिसमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है उसको हेल्थ बोलेंगे, या फिर कोई जो फिजिकली फिट है उसको हेल्थ बोलेंगे, नहीं। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ होता है एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जो इंसान है उसी को हेल्दी इंसान कहा जाता है। व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब लोग हेल्दी होते हैं तब वो ज्यादा काम कर सकते हैं। अब आप ही सोचिए, बीमारी में तो कोई ज्यादा काम नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर हेल्दी लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। यहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो पैसे ज्यादा आएंगे, यानी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होती है। और यहाँ पर पीपल की लॉन्गिविटी, यानी कि बेसिकली क्या है कि इनकी कितनी लाइफ होगी, 100 साल तक जिएंगे, ये भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर रिड्यूस इन्फेंट एंड मटेरियल मोर्टेलिटी, मतलब कि जो बच्चे जन्म लेते से मर जाते हैं या फिर जो माँ जन्म देते देते मर जाती हैं बच्चों को, ये सब चीजें भी क्या होंगी, कम होंगी। क्यों होंगी? अगर लोग हेल्दी होंगे तो। यहाँ बैलेंस डाइट लेना चाहिए, सिर्फ एक चीज पे नहीं टिके रहना चाहिए, सब चीजों को ट्राई करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, बस पढ़ाई 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 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये सब चीजें एक गुड हेल्थ दिखाती है। यहाँ योगा भी है, वो भी करना चाहिए जिससे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहती है। यहाँ जो भी बीमारियां होती है इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। पता चला आपको पता ही नहीं है मेरे को कौन सी बीमारी है, तो अवेयरनेस होना चाहिए बीमारी के बारे में। और यहाँ पर वो किस तरीके से डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस को खराब कर देते हैं, ये सब के बारे में, क्या इफेक्ट्स होते हैं इनके, कैसे वैक्सीनेशन होती है, कैसे इम्यूनाइजेशन होती है, कैसे या इन्फेक्शनस डिजीज होती है उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो गया, कैसे वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करना है। यहाँ कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स यानी कि जो इन्फेक्शंस कॉज कर रहे हैं ऐसे चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर यहाँ हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे और वाटर रिसोर्सेज किस तरीके से साफ रखेंगे ताकि गुड हेल्थ रहे। ये सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम अवेयरनेस जानने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक नॉट हेल्दी या फिर डिजीज ऑर्गेनिज्म का पहचान। तो यहाँ पर अगर एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या उसका सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम अगर एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है किसी तरीके से, तो यहाँ पर वो हेल्दी नहीं होता है। यहाँ पर आपको कुछ साइंस देखने को मिलेंगे, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं हेल्दी नहीं हूं या दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी। उसको क्या बोलेंगे, ये एक डिजीज्ड पर्सन है। तो डिजीज जो होता है, कोई भी बीमारी दो तरीके की होती है, एक होती है इन्फेक्शनस, एक होती है नॉन इन्फेक्शनस। क्या होता है इन्फेक्शनस का मतलब? सबसे पहले तो इन्फेक्शनस का मतलब होता है जो इन्फेक्शन करा दे, यानी कि ये
इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि किसी घर में किसी इंसान को या आपके दोस्त को किसी को खांसी जुकाम हुआ रहता है, अगर आप उसके पास रहते हैं तो आपको भी हो जाता है। ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ऐसे डिजीज को इन्फेक्शनस डिजीज कहते हैं और ये कॉमन होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। यहाँ पर एक इन्फेक्शनस डिजीज क्या है, एड्स है, जो कि फेटल है यानी डेथ भी करा सकती है, जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए नॉन इन्फेक्शनस डिजीज, यानी कह ही रहा है नॉन, यानी ये इन्फेक्शन से नहीं होगा। यानी जैसे कैंसर हो गया तो ये क्या हो गया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन नहीं जाएगा। यानी अगर किसी पर्सन को कैंसर हो रखा है तो आपको ये मतलब नहीं बनता कि अरे तुम मेरे पास मत रहो, मुझसे दूर रहो, नहीं तो मुझे भी कैंसर हो जाएगा। नहीं, ये एक नॉन इन्फेक्शनस डिजीज होती है। कैंसर हो रखा है लेकिन इसके बाद हाँ कैंसर से डेथ भी मेजर कॉज होती है। तो ये जो कैंसर है इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर एक जो हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करती है वो होती है ड्रग और अल्कोहल का। किस तरीके से बच्चे आजकल अब्यूज कर रहे हैं, टीवी में देख के इन्फ्लुएंस वगैरह हो जा रहे हैं, इनसे भी ड्रग और अल्कोहल अब्यूज से भी हेल्थ खराब होती है, जो कि एंड ऑफ द चैप्टर में मैं पढ़ाने वाली हूं। तो सब अभी हम पढ़ेंगे, पहले इन्फेक्शनस, नॉन इन्फेक्शनस, फिर एड्स और कैंसर के बारे में भी पढ़ने वाले, फिर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी। अब देखिए कॉमन डिजीजेस ह्यूमंस में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन, हेलमिंथीज वगैरह से होते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और जो डिजीज कॉज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। तो जो आपको डिजीज कॉज करेंगे, मस्किटो डिजीज कॉज कर रहा है उसको पैथोजन कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन। ये एक पाथ है, उस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि कोई भी पैथोजन आता है ये हार्म कॉज करता है होस्ट की बॉडी। होस्ट की बॉडी मतलब जिसको उसने सेलेक्ट किया। अब मच्छर आया आपके ऊपर बैठा तो आप क्या हो गए, होस्ट हो गए। या तो आपके अंदर भी जा सकता है, कोई बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया, या फिर ऑन हो सकता है जैसे मस्किटो आपके ऊपर बैठता है। यहां पर कैसे अंदर कैसे चला जाएगा बॉडी के बहुत तरीके होते हैं बॉडी के अंदर जाने के। या तो आपने गंदा खाना वगैरह खा लिया, इसके कारण भी हो सकता है। जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। एक गया उसने बहुत सारे बना दिए। एंड यहाँ पर नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज, जो नॉर्मल एक्टिविटी आपके बॉडी के अंदर होनी चाहिए थी, और यहाँ पर क्या हो जाती है, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज कर देता है ये। तो ये क्या हो रहा है, जो अंदर चले गए बॉडी के वो मल्टीप्लाई करेंगे और इंटरफेयर करेंगे, जो आपकी छेड़छाड़ कर देंगे, आपकी जो नॉर्मल फंक्शन चलनी चाहिए यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस डैमेज ले आएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है कि पैथोजन जो कि गट्स में चले जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, उनको सर्वाइव करना जानते हैं। क्या होता है पता है, स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये खुद को ऐसा अडेप्ट कर चुके हैं कि स्टमक एट लो पीएच और रेसिस्ट कर पाते हैं सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को और वहां पर रह पाते हैं। पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से डिजीज कॉज करते हैं और यहाँ पर प्रिवेंटिव और कंट्रोल किस तरह, प्रिवेंट यानी कि कैसा क्या करे कि ना हो हमको ये डिजीज, और कंट्रोल अगर हो गया तो कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब चीजें भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिजीज दैट इज टाइफॉइड के बारे में। तो टाइफॉइड करता कौन है, तो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नाम ही कह रहा है सैल्मोनेला टाइफी। तो टाइफॉइड कौन करेगा, टाइफी नाम में ही है, सैल्मोनेला टाइफी करेगा। ये क्या करता है, टाइफॉइड फीवर होता है ह्यूमन के अंदर। ये क्या करते हैं, जनरली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। किससे, कॉन्टेमिनेटेड, गंदा खाना हो गया, गंदा पानी आपने पी लिया बाहर का, तो वहां चले जाते हैं और यहाँ पर पेट में जाने के बाद माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे ऑर्गन्स ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में चले गए और ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में ये फैल जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये सस्टेन करते हैं कितना फीवर, 39 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक। आपको वीकनेस सी फील होगी, पेट में दर्द होगा। ऑब्वियसली अगर ये कहा गया स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो आपको पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगी, सर दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कुछ टेस्ट नहीं आ रहा। ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपने समय रहते नहीं यहाँ डॉक्टर से बात की तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में पॉलीफिलेशन होकर डेथ भी कर सकता है। क्या करेगा, ये जो हमारा इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, ये कीड़ा यहाँ बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, अगर आपने समय रहते डॉक्टर से बात नहीं की तो ये धीरे धीरे इसको छेद करके आपके इंटेस्टाइन को फाड़ देगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर किस तरीके से टाइफॉइड आपको हो रखा है, इसका फीवर को आपको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाइडल टेस्ट। एक केस बताया जा रहा है मैरी मलन का, जिसको क्या बोला जाता है, टाइफॉइड मैरी भी कहा जाता है। यहाँ क्या होता है, ये एक कुक होती है, तो ये एक टाइफॉइड कैरियर के रूप में काम करती है और जिसके लिए भी ये खाना बनाती है ये उनको टाइफॉइड फैला देती है बहुत सारे सालों तक, जिनके लिए भी इन्होंने खाना बनाया होता है। तो मैरी मेलन का एक केस है। तो टाइफॉइड इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्फेक्शन वाली चीजें हैं, यानी एक से दूसरी जगह पहुंच सकती है। तो ये हो गया टाइफॉइड के बारे में। अब बात करेंगे निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया कौन कॉज कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और कौन से एक और बैक्टीरिया होता है रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये दोनों मिलकर निमोनिया करते हैं। निमोनिया में क्या होता है, यहाँ पर आपका हो जाता है एल्व्यूलाई, जो एयर फिल्ड सैक्स लंग्स के अंदर होते हैं, वहां होती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या होगा, एल्व्यूलाई उसमें क्या होनी चाहिए, हवा फिल होनी चाहिए, उसके जगह फ्लूइड फिल होने लगता है, कोई वाटरी सब्सटेंस फिल होने लगता है और यहाँ आपको सांस लेने में, रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स हैं कि यहाँ आपको फीवर आएगा, चिल्स आएंगे यानी ठंडी लगेगी, कफ आएगा, हेडेक होगी। और सीवियर केसेस में अगर आपने नहीं ध्यान दिया, इतने दिनों से हो रहा, आपको लग रहा होगा नॉर्मल चीज है, सीवियर केसेस में क्या हो जाता है, आपके लिप्स और फिंगर की जो नेल्स होती है वो ग्रे टू ब्लूइश कलर में बदलने लगती है। एक हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन। कैसे इन्फेक्शन, एक
हेल्दी पर्सन में होगा। वो बता रहे हैं कि अगर गलती से किसी को निमोनिया हो रखा था, आप गए उनके साथ बैठे, उनके जो उन्होंने खांसा या फिर उन्होंने जो सांस बाहर अंदर छोड़ा उसमें जो ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स प्रेजेंट थे, ये क्या हो गया, आपने इनहेल कर लिया और अब जब आपने इनहेल कर दिया तो आप भी इन्फेक्टेड हो गए। या फिर उन्होंने जो पानी का ग्लास पिया, तो जो पानी के ग्लास से आपने गलती से अगर पी लिया उसी सेम ग्लास से या उनके यूटेंसिल्स का यूज किया, तो यहां पर आपको भी निमोनिया हो जाएगा। अभी तक तो हमने बैक्टीरिया वाला पढ़ा, तो कितने थे बैक्टीरिया वाले, एक टाइफॉइड हो गया, एक निमोनिया हो गया और कुछ एग्जांपल्स दिया है डाइसेंट्री, प्लेग और डाइप्थेरा। अब हम पढ़ने वाले हैं वायरस वाले कैसे करते हैं। तो यहाँ पर राइनो वायरस होता है, एक वायरस का ग्रुप होता है और यहाँ पर ह्यूमन में ये कॉमन कोल्ड कराता है। तो कौन कॉमन कोल्ड कराता है, राइनो वायरस, याद रखिएगा। दे इन्फेक्टेड कहां पर, नोज में इन्फेक्शन दिलाता है, रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है उसमें इन्फेक्शन दिलाता है, ना कि लंग्स में। लंग्स तक नहीं जाता है, नाक, और जहां से बेसिकली यहां से नाक है, नाक से जो हवा जाएगी फिर लंग्स में पहुंचेगी। तो ये कहां कहां आपको इफेक्ट कर देगा, नाक इफेक्ट कर देगा और ये जो पैसेज है वो इफेक्ट कर देगा, लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कॉमन कोल्ड हो रखा है, तो यहाँ पर आपको नेजल कॉन्जेस्शन होगा, डिस्चार्ज यानी कि नोजी आएगा, सोर थ्रोट यानी गले में आपको ऐसा टॉन्सिल्स टाइप का लगेगा, हॉर्सनेस होगा, कफिंग होगी, हेडक होगा, टायर्डनेस, थका थका सा होगा। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं और ये कितने दिन में चले जाते हैं, 3 से 7 दिन लगते हैं जाने में। यहाँ ड्रॉपलेट्स, अगर आपने कहीं कफ किया या कहीं स्नीज किया, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने किया, तो जो दूसरा जो इन्फेक्टेड है भी नहीं उसने इनहेल कर लिया डायरेक्टली, या फिर आपने जो स्नीज किया वो पेन पे जाके उसके छोटे छोटे थूक पड़े हुए हैं, बुक्स पे या कप्स पे पड़े हैं और अगला पर्सन आके उसको टच कर दे रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि एक हेल्दी पर्सन में भी ये इन्फेक्शन कॉज कर देगा, यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रेवल कर सकता है। अब बात करने वाले हैं हम मलेरिया की। तो मलेरिया क्या होता है, ये किससे कॉज होता है, प्रोटोजोन से कॉज होता है। तो ये वाला वायरस से कॉज हुआ था, ये किससे होगा, प्रोटोजोन से कॉज होगा, इसको क्या बोलते हैं, मलेरिया कहते हैं। ये बहुत सालों से हम लोग यानी हम मैन लोग ये इस बीमारी से लड़ते हुए आए हुए हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होता है एक छोटा सा टाइनी प्रोटोजोआ होता है जिससे ये बीमारी मलेरिया होती है। यहाँ क्या होता है, प्लाज्मोडियम उसका डिफरेंट स्पीशीज होता है, जैसे पी वाइवैक्स हो गया, पी मलेरिया हो गया, पी फैल्सीपैरम हो गया, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। मलेरिया के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब होता है जो एक से दूसरी जगह फैल जाए, ऐसा मलेरिया कौन कॉज करता है, ये फैल्सीपैरम वाला यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होता है वो ये वाला मलेरिया कॉज करता है। तो मैलिग्नेंट क्या होता है, ये भी हम लोग कैंसर में भी पढ़ने वाले। तो कैंसर में भी जो कैंसर फैल जा रहा है उसको मैलिग्नेंट कहते हैं और जो नहीं फैलता है उसको क्या बोलते हैं, बेनिंग बोलते हैं। तो मलेरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इसको आराम से समझाऊंगी मैं, बहुत आसान है और ये वाली फ्लो चार्ट को जिसको समझ नहीं आ रहा है मैं आपको बताने वाली हूँ, डोंट वरी, एनसीईआरटी भी पढ़ा ही रही हूँ। तो देखिए यहाँ लाइफ साइकिल जानेंगे हम प्लाज्मोडियम की। तो जो कर रहा है ये क्या करता है, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, किसके फॉर्म में, स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में। तो एक स्पोर्स बनाता है, उस स्पोरोजॉइट के फॉर्म में ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाता है। ये एक इन्फेक्शनस फॉर्म होता है। कैसे, अगर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है उसने काटा तब यहां होता है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का के अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है वो होती है प्लाज्मोडियम के छोटे छोटे स्पोरोजाइट्स जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करते हैं कहां, लिवर सेल्स में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और किसको अटैक कर देते हैं, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को अटैक कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, आरबीसी रप्चर हो जाता है। यहाँ रप्चर ऑफ आरबीसी जो होता है ये एसोसिएट, इससे क्या होता है, जैसे ही आरबीसी रप्चर होगा तब होगा टॉक्सिन सब्सटेंसेस का, हीमोजोइंस का रिलीज, जिससे क्या होता है, चिल्स आती है, ठंडी लगने लगती है लोगों को। और कैसे, हाई फीवर आता है विद 3 to 4 डेज, हर 3 से 4 दिन में चिल्स आएंगी फिर फीवर आएगा। इस तरीके से होता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि ये जाके मल्टीप्लाई करता है लिवर सेल में, जिससे कि रेड ब्लड सेल को ये कर देता है तबाह करता है। तो रेड ब्लड सेल रिलीज करता है टॉक्सिक सब्सटेंस और हीमोजोइन, जिससे ये चिल्स और हाई फीवर हर 3 से 4 दिन में आते हैं। यहां पर पैरासाइट्स एंटर द मस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। तो ये अगर आप सोचेंगे कि स्पोरोजॉइट आया कहां से, तो स्पोरोजॉइट बेसिकली यहां पर स्टोर्ड होता है सलाइवरी ग्लैंड में। तो जो मॉस्किटो होते हैं उनके जो थूक होती है, थूक के अंदर ही स्पोरोजॉइट प्रेजेंट होता है और स्पोरोजॉइट क्या होते रहता है, मैच्योर होते रहता है उसी थूक के अंदर। जैसे ही वो काटेगी तो क्या होगा, वही स्पोरोजॉइट फिर आपके बॉडी में चला जाएगा। तो आपके बॉडी में गया तो फिर ये वाला प्रोसेस होता है। यहां पर मलेरियल पैरासाइट जो होता है उसको 2 होस्ट चाहिए होता है। सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक ह्यूमन चाहिए होता है और एक मस्किटो चाहिए होता है। तो क्या है, ये जो प्लाज्मोडियम है इसको ये डायरेक्ट ह्यूमन तक नहीं पहुंच सकता है। तो पहले ये किसका सहारा लेता है, जाता है हमारी फीमेल मॉस्किटो के पास, एनोफिलिस के पास, और कहता है अरे मैं तुम्हारे थूक में बैठ जाऊं क्या। ये जैसे ही थूक में बैठता है, अब मॉस्किटो अपना काम तो करेगा, काटने जाएगा ह्यूमन को, और ये जो थूक में बहरूपिया बन के बैठा हुआ है ये अब ह्यूमन के अंदर घुस जाएगा और अपना काम करेगा। तो इसको क्या क्या 2 होस्ट चाहिए होते हैं, पहला तो मॉस्किटो के अंदर जाना पड़ेगा तब जाके ये ह्यूमन के अंदर जाएगा। और यहाँ पर जो फीमेल वाली है, मेल वाला कुछ नहीं करता है, फीमेल वाली ही प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगी। तो फीमेल वाली ही एनोफिलिस जो होती है वही वेक्टर, एक ट्रांसमिटिंग एजेंट का काम करती है, मेल वाला नहीं करता है। फीमेल वाली चिकनी चुपड़ी बातों में इसकी आके अपने थूक में इसको रख लेती है और इसी से फिर फैलता है मलेरिया। तो यहाँ पर एक गिवन है, लाइफ
लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो देखिए, जब मॉस्किटो एक ह्यूमन को काटता है तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर स्पोरोजॉइट्स देख रहे हैं, ये छोड़ दे रहा है। ये स्पोरोजॉइट्स कहां पहुंचेंगे, लिवर में पहुंच जाते हैं, और लिवर में पहुंच के ये क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली लिवर सेल्स के अंदर, और ये ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। ब्लड में रिलीज होंगे तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल को ये तबाह कर देंगे, और जिससे क्या हो जाएगा कि रेड ब्लड सेल्स टॉक्सिन्स निकालेगा, और टॉक्सिन्स निकालने से आपको फीवर्स आएंगे, आपको चिल्स आएंगे, ये आएगा। फिर ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही डेवलप होने लग रहा है, और फिर सेक्सुअल स्टेज में जाके गैमेटोसाइट बना के फीमेल और मेल इस तरीके से टूट जाएगा। तो अब ये गैमेटोसाइट क्या हो गया, ये गैमेटोसाइट बना के रखा हुआ है। अब तो अगली बार जब फीमेल आएगी तो अभी गैमेट्स बना के इसने सेक्सुअल स्टेज की तैयारी कर रखी है। अब जैसे ही ये मॉस्किटो ब्लड सक करेगा, तो जब ब्लड सक करेगी तो उसी के साथ ये गैमेट भी चला जाएगा, और फिर अगला फर्टिलाइजेशन, इनका बेबी कैसे बनेगा, ये इनके माउथ में बनेगा। तो माउथ में ही पिछला इंतजार कर रहा था, और ये घूम के आया यहाँ पर, अब अपना गैमेट्स रिलीज करेगा, और किसके माउथ में फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये मॉस्किटो जब दूसरी बार काटने आएगी तो माउथ में फर्टिलाइजेशन होगी, जिससे यहाँ पर लाइफ साइकिल इसका बनेगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेज आएगा, फिर स्पोरोजॉइट बन जाएगा। स्पोरोजॉइट सलाइवरी ग्लैंड के अंदर फीमेल एनोफिलिस की, और फिर वापस से जब ये काटेगी तो फिर से ये रिलीज हो जाएगा। यानी एक तरीके से ये साइकिल बना रहे हैं जिसमें ह्यूमन और ये इनकी दोनों की जरूरत होती है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा, दैट इज कॉल्ड एज अमोइबा से जो होता है। तो यहाँ पर आता है एंटेमोइबा हिस्टोलाइटिका। ये क्या होता है, एक प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर कॉज करता है अमोइबासिस, जहां पर किसको क्या बोलते हैं, अमोइबोइटिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। यहाँ क्या सिम्टम्स होती है, कॉन्स्टिपेशन होगा। देखिए, जो पेट में जहां दिक्कत होगी वहां कॉन्स्टिपेशन होना जरूरी होगा। पेट में दर्द होगा, क्रैम्स आएंगे, स्टूल क्या होगा, उसमें जो पॉटी होगी उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस दिखेगा, ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में यहाँ पर कौन ये बीमारी कॉज कर रहा है, ये हाउस फ्लाई एक वेक्टर का काम करती है, ये कैरी करती है, ये ट्रांसमिट करती है। गंदी चीजों पे बैठेंगे, इन्फेक्शंस को कहां से, किसी दूसरे इंसान की पॉटी से निकाल के, ये जब हमारे खाने पे आके बैठ गई, फिर आपने खाना खा लिया तो इससे क्या होगा, आपको करा देगी। और एक और मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है कि ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा पानी या खाना खाना जो कि किसी फीकल मैटर से कैसे भी इन्फेक्टेड हो, चाहे वो हाउस फ्लाई ने इन्फेक्ट कर रखा हो या फिर जो रेस्टोरेंट में कभी कभी गंदे खाने बना देते उस तरीके से, इससे भी ये अमोइबियासिस का प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है यहाँ पर एस्केरियासिस। ये एक कॉमन राउंड वॉर्म का नाम है। वुचेरिया हो गया, और जो फिलियल वॉर्म हो गया, ये क्या है, हेलमेंथीज है। और ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। मैन को कोई ऐसा आपको कोई हेल्पफुल काम नहीं करा रहा है, और पैथोजन ही है। ये क्या करते हैं, ये जो एस्केरियासिस होते हैं, ये जो कॉमन राउंड वॉर्म है, ये जाके इंटेस्टाइन में जाके, ये एक तरीके से इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, जिससे क्या कराता है, ये एस्केरियासिस कराता है। इसका सिम्टम क्या है, यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मसल में पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया यानी खून की कमी होती है, ब्लॉकेज होती है इंटेस्टाइनल पैसेज में। पैरासाइट है दैट इज एस्केरियासिस। इसका जो एग्स होता है, ये कैसे एक्सक्रीट होता है, अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो भी एग्स अंदर अब आपके ये चला गया है, अब जो वो एग रिलीज करेगा आप ही के पेट में करने वाला है, और जो एग होता है इस वे से निकलता है, वो जब आप पॉटी करेंगे तो वो एग भी बाहर निकलेगा, और वो एग बाहर निकला है तो अब वो कंटेमिनेट कर देगा सॉइल को, जहां भी वो पॉटी गिरेगी, वाटर को कंटेमिनेट कर देगा, प्लांट्स को कंटेमिनेट कर देगा। तो यहाँ पर अगर किसी हेल्दी पर्सन को ये बीमारी हो रही है तो किससे होती है, ये इन्फेक्शन से होती है। अगर किसी हेल्दी पर्सन ने गंदा पानी, जो कंटेमिनेटेड वाटर है, वेजिटेबल या फ्रूट खा लिया, ऐसे लोगों का, या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जो आ रखा है जिसको एस्केरियासिस हो रखी है। अब यहाँ आती है एक प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस या फिलियरासिस क्या होता है, जैसा नाम कह रहा है एलिफेंट, यानी कि ऐसा भारी भरकम बन जाना। क्या बन जा रहा है भारी भरकम, तो यहाँ पर आता है वुचेरिया। वुचेरिया क्या करता है, तो ये क्या होता है डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी या फिर डब्ल्यू मलई। तो ये क्या करते हैं, एक फिलियरियल वॉर्म होते हैं। तो फिलियरियल वॉर्म ये स्लोली डेवलप करते हैं, और एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी फूल जाता है, स्वेलिंग होती है ऑर्गन्स में, जो कि सालों तक रहते हैं। यूजुअली कहाँ, लिम्फेटिक वेसल्स और जो लोअर लिम्ब यानी कि नीचे पैर के साइड में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इस डिजीज को एल्फेंटासिस यानी कि ये बेसिकली फूल जा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, या फिलियरासिस कह रहे हैं। यहाँ पर इसके कारण अगर पैर फूलता है तो क्या होता है, तो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि डीफॉर्मेलिटीज आ जाती है, यानी टेढ़े मेढ़े डीफॉर्म हो गए हैं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होते हैं। ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कहां से आपको ये ट्रांसमिट मिलेंगे, तो ये किससे आएगा, फीमेल, अगर किसी फीमेल मॉस्किटो ने काट लिया तो होगा। तो सारी प्रॉब्लम यहाँ फीमेल से ही आएगी, मेल कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, फीमेल ही प्रॉब्लम करेंगी। तो ये आपको फोटो भी इलस्ट्रेटेड है, तो जैसा नाम वैसा काम है। अब नेक्स्ट आ रहा है फंगस। तो फंगस से कौन सी बीमारी होती है, तो जो जेनेरा माइक्रोस्पोरम होता है, ट्राइकोफाइटन हो गया, एपिडर्मोफाइटन क्या हो गया, ये सारे जो तीनों का नाम बताया मैंने, ये तीनों रिंग वर्म्स कॉज करते हैं। ये क्या होता है, एक इन्फेक्शनस डिजीज होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। यहाँ क्या होगा, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राई सूखा सूखा सा स्केली बन जाता है। कहां पर, स्किन पे बन सकता है, नेल्स पे बन सकता है, सर पे यानी स्काल्प पे बन सकता है। इसके सिम्टम क्या होंगे, खुजली होती है, हीट और मॉइस्चर जो होता है, अगर दोनों मिलता है तो फंगस ग्रो करता है। ग्रो करता है कहां, इसको मिलेगा हीट भी और मॉइस्चर भी, आपके स्किन के फोल्ड्स वाले एरिया में, जैसे ग्रोइन का एरिया हो गया, चाहे जो टोज के बीच का एरिया हो गया। यहाँ क्या हो गया, बीच में है तो गर्मी भी है, और अगर पानी अंदर चला गया, गलती से आपने पैर अच्छे से नहीं पोंछा इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, फंगस की ग्रोथ होगी, जिससे कि ये आपको रिंग वॉर्म होते हैं। यहाँ पर रिंग वॉर्म
एयरबॉर्न कैसे अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होना है, अगर किसी एक को हो रखा है तो क्या होता है, ये सॉइल से हो सकता है, या फिर टवल, जिनको हो रखा है उनका टवल आपने यूज कर लिया, जिनको हो रखा है उनके कपड़े आपने पहन लिया, या फिर कॉम्ब से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों को पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, हमेशा बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, गंदगी को नहीं लाना चाहिए, हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स सब साफ साफ ही लेना चाहिए। पब्लिक हाइजीन में क्या हुआ, पब्लिक में लोग क्या करते हैं, घर में तो चलो हाइजीन कर लिया, बाहर जाके कुछ भी कर देते हैं, उनको लगता है अरे मेरे को कैसे लेना दे रहे। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर डिस्पोज करना वेस्ट और एक्सक्रीटा को। अगर आपको पता है मुझे ये बीमारी है और इस बीमारी से दूसरों को हो सकती है तो आपको ध्यान रखना है, पीरियोडिक क्लीनिंग करनी है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स करना है, पूल्स है, सेस पूल्स है, टैंक्स है, इन सबको ऑब्जर्व करिए, उनका पानी को बार बार चेंज करते रहिए। वाटर और फूड जो होता है ये टाइफॉइड, अमेबियासिस और एस्केरियासिस का मेन ट्रांसमिटेड होता है, तो यहाँ ध्यान रखिए वाटर और फूड के लिए। अगर एयरबॉर्न डिजीज की बात की जाए जो हवा से हो जाती है, जैसे निमोनिया और कॉमन कोल्ड हो गया, आप मेजर्स अपनाइए, आप दूर रहिए उन लोगों से जिनको खांसी हो रखी है, जुकाम हो रखी है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहिए, उनकी बिलोंगिंग्स से दूर रहिए। अगर उन्होंने किसी चीज को छू रखा है तो अगर आप जानते हैं उनको बीमारी है तो दूर रहिए। अब जैसे कुछ डिजीज, मलेरिया और फिलारिसिस जो मैंने बताया था, किससे हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है, मस्किटो आके काट जा रही है, तो आप क्या करिएगा, कंट्रोल करिएगा, इतना कोशिश करिए कि मेरे को मस्किटो ना काटे। कैसे कर होगा, या तो आप मस्किटो को घर में उपजने ही नहीं दीजिए, उनकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस है, जैसे कि कहाँ वो ब्रीड करते हैं, कहीं भी आपको अगर पानी इकट्ठा छोड़ दिया है तो वहां ब्रीड करेंगे, तो उस वैसी जगह पे स्टैग्नेंट वाटर मत रखिए, मॉस्किटो नेट लगा के सोइए। फिशेस जैसे कि गैम्बूशिया होता है, गैम्बूशिया जो होते हैं वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाते हैं, तो आप ऐसी फिशेस को पॉन्ड में डाल दीजिए। तो फिर इंसेक्टिसाइड्स डाल दीजिए डिचेस में, तो जो भी आपको गड्ढे वगैरह दिख रहे हैं जहां पर लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मस्किटो हो सकता है, ड्रेनेज एरिया हो गया, स्वैम्स हो गया, यहाँ पर स्प्रे कर दीजिए इंसेक्टिसाइड। ऐसी चीजें करिए। फिर वायर मेश लगा सकते हैं, जैसे कि घरों में कुछ लोग अपने रूम के बाहर जैसे दरवाजा होता है तो एक मेन दरवाजा कर देते हैं और दूसरा जो दरवाजा होता है उसमें एक मेश वाले वायर लगा देते हैं ताकि मॉस्किटो अंदर ना आए। तो यहाँ पर ये कुछ प्रिवेंशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि आजकल ये सारी डिजीज का वाइड स्प्रेड होने लगा है। जो वेक्टर बोर्न होते हैं, जैसे कि जो एडिस मॉस्किटोज से जो डिजीज कॉज होते हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया हो गया, ये बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में, बहुत देश में बहुत जगह हो रहे हैं, इसलिए ये सारे मेजर्स जरूरी है। मॉस्किटो लगाए, नेट लगा के सोने में क्या ही दिक्कत है। तो ये सब चीजें नॉर्मल सी चीजें आपको खुद से अगर आप करेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। अभी एडवांस्ड बायोलॉजिकल साइंस भी आ रही है जो इन्फेक्शनस डिजीज से फाइट करने के काम आएगी। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है उसके वैक्सीन आते हैं जिससे कंप्लीटली इरेडिकेट हो सके ऐसे डेडली डिजीज जिससे मौत भी हो सकती है लोगों की। तो ऐसे डिजीज को बचने के लिए, ऐसे डिजीज से वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। फिर पोलियो हो गया, डायप्थेरा हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, इन सबको वैक्सीन से कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और यहाँ पर आजकल बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से नई नई और अच्छी सेफर वैक्सीन, ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगा के इंसान ही मर गया, नहीं, नई और सेफ वैक्सीन लाई जा रही है। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स की भी डिस्कवरी हुई है और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स मतलब ये मत समझ लीजिए ड्रग्स हमेशा गंदा होता है, ड्रग्स मतलब दवाइयों को भी ड्रग्स ही कहा जाता है। और यहाँ पर जो आप गंदा वाला ड्रग की बात कर रहे हैं, वो गंदे वाले ड्रग क्या होते हैं, वो एक्सेस में जो चीजें यूज की जाती है वो ऑब्वियसली गंदी ही होती है, वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स और ऐसी बहुत सारी दवाइयां बन रही है जिससे कि यहाँ इन्फेक्शनस डिजीज को भी ट्रीट कर दिया जा रहा है। तो ये सब क्या होगा, बायोलॉजिकल साइंस में किस तरीके से हेल्प हो रहा है, यहाँ पर बता रखा है आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर बताया है कि बायोलॉजी क्या क्या आपके लिए कर रही है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इम्यूनिटी, और यही है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक के बाद आगे का चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनिए। ऐसा एक्सप्लेन पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सुनिए ध्यान से। हर दिन हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शनस एजेंट से मिलते हैं, बहुत सारे। अभी आप जो फोन टच करके कर रहे हैं या फिर जो आप बुक पे लिख रहे हैं, वो सारी चीजें भी बहुत सारी इन्फेक्शनस एजेंट्स हो सकते हैं उसमें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे दिन में 30 बार आप बीमार ही पड़ते रहते, नहीं, कुछ कुछ ही आपको बीमार कर पाते हैं, है ना। यहाँ पर बॉडी जो है वो खुद के लिए लड़ सकती है इन फॉरेन एजेंट से। यानी कि यहाँ पर आप हजारों, आप समझिए दिन भर में आप इतने सारे माइक्रोब्स से, इतने सारे इन्फेक्शनस एजेंट से मिलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। फिर भी आपको सारी डिजीज नहीं कॉज कराती है, कुछ जो होती है कुछ ही कराती है। यहाँ पर जो उनसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि आपके खुद का शरीर अपने लिए फाइट मार सकता है। वो कहता है कि अरे ये फॉरेन एजेंट्स हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ, यही कि एक ओवरऑल एबिलिटी एक होस्ट की, जिससे वो किससे फाइट कर पाए, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पाए। तो इसी को कहा जाता है इम्यूनिटी, एक इम्यून सिस्टम के द्वारा की जाती है। तो क्या बोलते हैं ना कि मेरी इम्यूनिटी ज्यादा है, यानी कि क्या है, मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ता, मेरी बॉडी फाइट कर लेती है। और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो छोटी छोटी बीमारियों में भी, बिल्कुल छोटे छोटे चीजों में बीमार पड़ जाते हैं। तो यही इम्यूनिटी का मतलब हुआ। तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड। पहले मैं इनेट समझा देती हूँ, फिर एक्वायर्ड समझा दे रही हूँ। देखिए इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस करता है। तो ये इनेट है, ये क्या कर रहा है कि इसको पता नहीं है कि मुझे किससे बचना है, अच्छा हो बुरा हो सबसे ये आपको बचाव कर देता है। ये कहा टाइम ऑफ बर्थ, यानी जन्म से ही आपके पास ये होता है। क्या होता है देखिए, ये आगे बताने वाली हूँ, पहले तो सुन लीजिए। ये एक तरीके से बैरियर बना देता है, दीवार बना देता है। अब अगर दीवार बना दे रहा है तो फिर चाहे अच्छा आदमी आए, बुरा आदमी आए, कीड़े आए,
पकौड़े हैं, चाहे कोई आप अच्छी चीजें ले रहे हैं, सबको ये रोक देगा, है ना। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, इसको पता नहीं है, ये बेचारा भोला भाला है। बर्थ के टाइम पे तो सब भोले भाले ही होते हैं, तो जो बर्थ के टाइम से वो भोला भाला है, उसको पता नहीं है कि अच्छा वाला कौन सा है, बुरा वाला कौन सा है। तो ये क्या करता है, एक बैरियर बना देता है, जिससे फॉरेन कोई भी फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर 4 तरह की बैरियर्स होती हैं, ध्यान से सुनिए। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेल्यूलर, फिर साइटोकाइन बैरियर्स। क्या होता है फिजिकल? तो फिजिकल है जो स्किन है, ये स्किन क्या है, स्किन भी एक तरीके से बैरियर है, ये भी रोक रहा है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से। यहाँ पर एक म्यूकस की कोटिंग भी होती है अपने एपिथेलियन, जैसे कि जो रेस्पायर हम लोग करते हैं, चाहे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हो गया, यूरोजेनिटल, जहां से ओपनिंग है, देखिए हर जगह तो स्किन प्रेजेंट है, जहां जहां से ओपनिंग है, कहां से ओपनिंग है, एक तो आप सांस ले रहे हैं वो वाला ओपनिंग है, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी जहां से आप खाना ले रहे हैं वो ओपनिंग है, और यूरोटोजेनिटल यानी यूरोजेनिटल यानी कि आपका जेनाइटल रीजन आपके लिए एक तरीके से एंटर कर सकता है 3 जगह से। तो यहां पर क्या प्रेजेंट कर देता है, ये म्यूकस प्रेजेंट कर देता है। तो स्किन हर जगह प्रेजेंट है, जहां स्किन नहीं प्रेजेंट है वहां म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस क्या कर देता है, माइक्रोब्स को पकड़ लेता है, बोलता है कहां जा रहा है भाई, और बॉडी में एंटर नहीं कर दे रहा है। तो ये क्या फिजिकल है। फिर जैसे कि जो स्टमक होता है उसके अंदर एसिड होता है, तो बहुत सारे माइक्रोब आप जब खाना खाते हैं तो अंदर चले जाते हैं, फिर भी स्टमक का जो एसिड होता है इसको मार डालता है। फिर जो आपके माउथ में सलाइवा, जो थूक भी होता है ना, वो भी बहुत सारे ऐसे गंदे चीजों को मार देता है। फिर आंख से जो आंसू आता है, ये आंसू भी बहुत सारी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट ही करता है। सेलुलर बैरियर कैसे हो गया, तो सेल के अंदर भी WBC जो होता है, दैट इज एक स्पेसिफिक टाइप का PMNL न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये, और मोनोसाइट हो गया, और जो नेचुरल किलर एक तरीके से टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होता है, ये ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यहां तक कि ये मैक्रोफेजेस ऑफ टिश्यूज में भी प्रेजेंट होता है, और इनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, फैगोसाइट की, यानी कि ये मार सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं माइक्रोब्स को। तो सेल के अंदर भी चीजें हैं। फिर आती है साइटोकाइन बैरियर, जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रीट प्रोटीन कॉल्ड एज इंफेरियंस व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल डिजीज। क्या होता है कि हमारा एक सेल है, इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया एक वायरस ने, तो ये क्या करता है, एक तरीके से सेक्रीशन करता है, ये वार्न करता है कि अरे मेरे साथ तो बुरा हो गया, लेकिन मेरे जो आसपास के अब जो सेल्स है इनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये सेक्रीट करता है प्रोटीन्स को, और प्रोटीन सेक्रीट करके अगले वाले को पता चल जाता है कि अब इन वाले सेल्स को पता चल गया कि अरे इस पे अटैक हो गया है, अब हमें बच के रहना होगा। तो ये जो सेक्रीट करता है इसको कहते हैं इंटरफेरॉन्स कहते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है जिन सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर रखा है वो बच जाते हैं इनसे। ठीक है, तो ये हो गया इनएट इम्यूनिटी। अब आएगा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड नाम ही कह रहा है कहीं से लिया गया है, तो लिया कैसे गया है, ये बेसिकली होता है पैथोजन स्पेसिफिक, यानी इनको पता होता है कि इस पैथोजन के लिए काम करना है, ये अच्छी चीज है इसको अंदर आने दूंगा, और ये जो है गंदा चीज है पैथोजन है इसको नहीं अंदर आने दूंगा। ये क्या होता है, मेमोरी से याद रखता है कि अरे पिछली बार ये वाला विलन आया था तो मेरा बॉडी खराब हो गया था, अब की बार आया है अब की बार अंदर नहीं आने दूंगा, इस तरीके से याद रखता है। यहां पर जब पहली बार क्या होता है, जैसे अगर आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो हीरो और विलन का एक बार आमना सामना होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये है हमारा हीरो, ये है हमारा विलन। तो इसमें जब पहली बार आमना सामना होता है तो विलन धर के हीरो को हमारे पीट देता है, क्यों, क्योंकि हीरो हमारा रेडी नहीं होता है। तो यहां पर ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्स तो देता ही है, तो लड़ाई झगड़ा चलता है, तो यहाँ क्या है, पहला रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करता है हमारा हीरो यहाँ क्या है, बॉडी, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन अब जब अगली बार विलन मिलता है तो अब हीरो को याद रहता है कि पिछली बार मैंने कोई बहुत बेइज्जती किया था, तो इस बार हीरो विलन को मार देता है। तो ये क्या हो रहा है, अगला जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो क्या है, सेकेंडरी, या इसको क्या बोलते हैं, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि क्या होता है, अगर सेम तरह के फिर से वो विलन आया तो इस बार वो हाईली इंटेंसिफाई हो जाएगा कि पिछली बार भी पीट के गया था, इस बार नहीं पीटूंगा, इस बार मैं सेकेंडरी और एक तरीके से बहुत ज्यादा हाईली इंटेंसिफाई करके मैं रिस्पॉन्स करूंगा। तो यहां पर बॉडी को याद रहता है कि मेमोरी रहती है इसके पास फर्स्ट एनकाउंटर की, यानी जो पहली बार जब ये विलन आया था, पहली बार ये पैथोजन आया था, तब इसको याद रहता है कि ये मेरे को कूट के चला गया था, तो अब की बार जब ये आएगा तो अब की बार मैं रेडी रहूंगा। तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है इम्यून, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट करवाते हैं। तो कौन कराता है, ये प्राइमरी और रिस्पॉन्स हो गया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो गया, कौन कराता है, ये कराते हैं लिम्फोसाइट। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। क्या काम होता है अभी देखने वाले, डोंट वरी। देखिए जो बी लिम्फोसाइट होता है ये एक तरीके से आर्मी ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है कि ये फाइट करवाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटीज बोलते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कराता है ताकि ये फाइट कर पाए। रिस्पॉन्स एक तरीके से फाइट का रिस्पॉन्स होता है, एक आर्मी बनाता है प्रोटीन की। फिर जो टी लिम्फोसाइट, जो टी सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते, कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाते, लेकिन ये टी वाला जाके बी वाले को हेल्प कर देता है ताकि ये प्रोड्यूस कर पाए एंटीबॉडी। तो यहां पर बी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी और टी हेल्प करता है बी को, खुद से कुछ टी काम नहीं करता है। यहां पर जो एंटीबॉडीज होती है इनके पास 4 पेप्टाइड की चेन होती है। तो एंटीबॉडीज का यहां पे आपको स्ट्रक्चर बता रहा है, क्या होता है,
दो स्मॉल चेन होती है, स्मॉल है तो लाइट होगी तो उसको क्या बोलते हैं, लाइट चेन बोलते हैं, और दो लंबी सी हैवी चेन होती है। क्या होता है यहाँ स्ट्रक्चर गिवन है, तो एंटीबॉडी आप देख सकते हैं, तो एंटीबॉडी में क्या होगा, एक आपको दिख रही है यहाँ पर हैवी चेन और ये क्या है, लाइट चेन है। तो जो लाइट चेन है हमारी, लाइट चेन होती है स्मॉल और हैवी वाली बिग होती है। ये सारे एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, याद रखिए, जहां भी देखिए डाइसल्फाइड है, डाइसल्फाइड है, डाइसल्फाइड है, सब जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो लाइट वाला चेन होता है उसके पास प्रेजेंट होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जो हैवी है उसके पास और क्या ही दोगे भाई, तो लाइट वाला है, लाइट है तो इसके पास दे दो एंटीजन बाइंडिंग साइट। जैसे ही कोई पैथोजन आएगा, पैथोजन को ये पकड़ लेगा, जकड़ लेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, एंटीबॉडी का। तो ये एंटीबॉडी कौन बना रहा है, ये बना रहे हैं हमारे बी लिम्फोसाइट भाई साहब। तो ये जो आपको मैंने बताया कि दो हैवी चेन होते हैं, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन प्रेजेंट होते हैं। तो जो दो हैवी चेन है उसको क्या बोलते हैं, H2 बोलेंगे, और जो लाइट है उसको क्या बोलेंगे, L2 बोलेंगे। तो एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है, और H2L2 बोला जाता है। तो यहाँ पर जो मैं एंटीबॉडीज का नाम बोल रही हूँ, इनमें कुछ क्या क्या कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे IgE हो गया, IgG हो गया, IgA हो गया, IgM हो गया, ये सारे क्या है कुछ एग्जांपल्स है इन्हीं एंटीबॉडीज का। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ एंटीबॉडी पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, और द रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स को, जो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून का रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स किसको कहते हैं, एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स देता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। एक्वायर्ड वाला है ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं, सबसे पहले होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीबॉडी वाला तो मैंने अभी आपको बताया, सेल वाला क्या है, सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होता है जिसको CMI भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट मीडिएट करता है CMI को। टी लिम्फोसाइट जाके क्या बोलता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी को बोलता है चलो शुरू हो जा भाई। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ह्यूमन के ऑर्गन्स जैसे हार्ट, आई, लिवर, किडनी, ये सब फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है कि यानी किसी और की किडनी देके इस पर्सन को जिंदा रखना है। यहाँ पर एक पर्सन को, एक पेशेंट को नॉर्मल लाइफ दिया जाता है, इसलिए एक सूटेबल डोनर ढूंढा जाता है जो इनको दे पाए। किसी का भी निकाल के किसी में दे दिए, ये मतलब नहीं बनता है। पर सबसे पहले तो देखिए टिश्यू मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग होती है, ये सब होकर फिर ट्रांसप्लांट होता है, और ट्रांसप्लांट के बाद भी ग्राफ्ट रिजेक्शन, अगर बॉडी ने समझ गया कि ये मेरा नहीं है तो हो जाएगा। क्या होता है कि यहाँ पर होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को ना पता रहता है ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज नहीं है। अब आपने, ये एक पर्सन है, इस पर्सन की किडनी खराब हुई, आपने दूसरे इंसान से किडनी ली और इसके अंदर डाल दी। अब ये तो दूसरे इंसान की किडनी है, हमारे बॉडी के पास इतना दिमाग है, बोलता है मुझे बुद्धू मत बना, ये किडनी किसी और की है, मैं इस किडनी को अपने बॉडी में नहीं रहने दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। और अगर ये मार देगा तो भाई लाखों की सर्जरी होती है, लाखों की किडनी होती है, कितना नुकसान होगा। जिन लोगों का ट्रांसप्लांट होता है, जिन लोगों का ऑर्गन डिफरेंट जाता है, उन लोगों का पास क्या होता है, पूरी जिंदगी इनको सप्रेसेंट लेना पड़ता है, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को बुद्धू बना के चलना पड़ता है कि ये मेरा ही बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। तो जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, पर जैसे कोई ऑर्गन जाएगा तो जो आसपास के सेल्स हैं ये तुरंत पहचान जाएंगे, ये सेल मीडिएट कर देगा कि अरे ये तो कहीं और का ऑर्गन है। तो ये सारे जो सेल्स आपको आसपास के दिख रहे हैं ये मीडिएट कर देगा, बोलेगा नहीं नहीं ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है। तो ये कौन करता है, बॉडी कैसे समझता है, तो एक जो सेल होता है, एक सेल से दूसरे सेल पहुंचाता है खबर, कानो कान खबर पहुंचती है कि अरे हमारे यहाँ तो कोई बहरूपिया आके बैठा हुआ है ऑर्गन। तो ये कौन कर रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यून। तो जो आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है ये किससे होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून, दैट इज CMI ही कराता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन कराता है, तो सेल मीडिएटेड वाला कराता है, ना कि एंटीबॉडी वाला। तो कौन कराएगा, सेल मीडिएटेड कराएगा। अब आते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो यहां पर जैसा नाम कह रहा है वैसा ही सुनिएगा, एक्टिव पैसिव किया जाता है। कोई भी मरा हुआ या फिर जिंदा माइक्रोब या फिर कोई अदर प्रोटीन यहां पर डाल दिया जाता है, ऐसी इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली इंजेक्शन, वैक्सीन वगैरह की बात करें, यहाँ पर क्या करें, लिविंग या फिर डेड माइक्रोब को होस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं और टाइम लेते हैं एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। तो एक्टिव वाले टाइम लेंगे, तो पैसिव वाले क्या होते हैं, पुराने हैं, ये पुराने जमाने से सीख के आए हैं। तो ये क्या होता है, रेडिली मेड एंटीबॉडीज होती है और डायरेक्टली दे दी जाती है। कैसे देती है, जैसे कि जो कोलोस्ट्रम होता है, कोलोस्ट्रम येलोइश फ्लूइड होता है, जो माँ के, जो प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद जो कुछ इनिशियल डेज में जो मिल्क होता है प्रोड्यूस, उसमें क्या पाया जाता है, IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, जो कि बच्चों को देना जरूरी होता है। जो कैसे मिलती है, मदर से आपको मिल रही है। और कैसे कैसे एंटीबॉडी मिलती है, तो जब आप प्रेगनेंसी में, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उस समय भी प्लेसेंटा से भी बहुत सारी एंटीबॉडी यहाँ पर पैसिवली बच्चे में चली जाती है, यानी शुरू से ही है। एक्टिव वाली क्या होगी, अलग से आपको देना पड़ रहा है, आपको इंजेक्शन देना पड़ रहा है। लेकिन पैसिव में जैसे माँ के जो येलोइश फ्लूइड मिल्क, दैट इज कोलोस्ट्रम, में IgA पाया जाता है, जो बच्चे को, फीटस को एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। अब वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ गए हैं कि बॉडी जो है, पहली बार अगर विलन मिलता है तो वो लड़ नहीं पाता है, लेकिन दूसरी बार मिलता है तो मार देता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज क्या किया गया, ये समझ गए कि हमारा हीरो ऐसा सा चंदू सा हीरो है कि इस चंदू से हीरो को जब अगर पहली बार विलन दोगे तो ये लड़ नहीं पाएगा, लेकिन दूसरी बार दोगे तो लड़ लेंगे। तो ये क्या करेंगे कि ऐसा कोई चीज बना देंगे जिसमें या
या तो वीक करके विलन को इसके पास एक बार भेज देंगे, क्योंकि ये पहली बार में इसको पता है कि मुझे हारना ही हारना है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, जैसे या तो पहली बार में आप वीक करके विलन को भेज दीजिए, या इनएक्टिव यानी बेहोश एक बार विलन का शक्ल आप उसको बस दिखा दीजिए कि ये है तेरा दुश्मन, अगली बार जब आए तो ये मार देना। तो यही होता है वैक्सीनेशन में। क्या होता है कि यहां पर प्रिपरेशन की जाती है एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेंस की, या फिर इनएक्टिव या वीक करके पैथोजन को वैक्सीन के रूप में डाल दी जाती है। तो अब बॉडी को जब पहली बार डाली जाएगी तो यहाँ क्या होती है, बॉडी की मेमोरी बन जाएगी, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे, आपको जब वैक्सीन लगाते होंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए फीवर आता है, वो क्या होता है, वो बॉडी हमारी लड़ रही होती है, लेकिन वो इनएक्टिव या वीकेंड होता है तो ज्यादा देर तक आपको फीवर नहीं रहता है। तो देखिए कोरोना में भी यही हुआ था। कोरोना में भी क्या दिया गया था, इनएक्टिव या वीकेंड करके पैथोजन वैक्सीन को आपके अंदर डाला गया था। उसके बाद क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूस करके रख लेती है, एक मेमोरी बना के रख लेती है, और ये वापस से आएगा इन्फेक्शन करेगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो यहां पर वैक्सीन जो है वो क्या ऑल्सो जनरेट कौन सी मेमोरी, बी और टी सेल की मेमोरी जनरेट कर देती है। रिकॉग्नाइज वो लोग कर पाते हैं इन पैथोजन को कि अरे ये तो वही वाला पैथोजन है जो उस समय आया था, जिन ये लोग रेडी थे, तो अब मैसिव प्रोडक्शन करते हैं इनकी लाश निकलवाने के लिए। ये तो हो गया नॉर्मल माइक्रोब्स जैसे कोरोना वगैरह हो गया। अब कोई डेडली माइक्रोब्स है तो यहां पर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या है कि ये जो है ना, ये टाइम लगता है। अब आपको पहले देना पड़ेगा, ये एंटीबॉडीज जनरेट करेगा, कुछ देर आपको फीवर आएगा, ये होगा वो होगा फलान ढिमकान। लेकिन यहां पर अगर कोई डेडली माइक्रोब है तो यहां क्विकली चीजें चलनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने स्नेक बाइट से सुना होगा, तो अगर स्नेक बाइट किसी को सांप ने काटा तो क्या आप उसको इंजेक्शन देंगे, फिर वो जब जहर को सहन करने लगेगा फिर मेमोरी उसकी आएगी? ऐसे वैसे नहीं होता है, तब तक तो इंसान ही राम नाम सत्य हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, ऑलरेडी एक एंटी टॉक्सिन बना के रखा जाता है, जहां पर क्या एंटीबॉडीज उस टॉक्सिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दी जाती है। यहां पर बॉडी को काम दिया जा रहा है प्रिपेयर करने का, तो अगर बॉडी को काम दिया जा रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। और यहां पर स्नेक बाइट के केसेस में क्या होता है, एंटी टॉक्सिन ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके रखी होती है। तो जब भी ऐसा होता है किसी को स्नेक बाइट करता है तो डायरेक्टली वही इंजेक्ट कर दी जाती है, एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट कर दी जाती है, इंस्टेड ऑफ बॉडी का वेट करे कि कभी एंटीबॉडीज बनाए। इस वाले इम्यूनाइजेशन को पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो पैसिव एक तरीके से ये वाला जो पैसिव इम्यूनिटी था, जो एक तो मदर मिल्क से कोलोस्ट्रम वाला था, और एक यहाँ पर पैसिव क्या मिल रहा है, स्नेक बाइट, जो कि डायरेक्ट आपको एंटीबॉडी मिल रही है। यहाँ आपको नहीं बनाना पड़ रहा है। देखिए एक्टिव में क्या हो रहा है, आपको बनाना पड़ रहा है, आपको एक्सपोजर दिया जा रहा है एंटीजन से, जिससे कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस करिए। पैसिव में डायरेक्टली एंटीबॉडी ही आपके अंदर दे दी जा रही है। तो यही यहाँ पर भी मेंशन्ड है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, जिससे कि एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन कहां बैक्टीरिया या ईस्ट में बनाया जाता है। वैक्सीन जो इस अप्रोच से बनाई जाती है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है ऐसी वैक्सीन का, जिनके ऑब्वियसली अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इसीलिए यह इम्यूनाइजेशन का बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होता है। एग्जांपल क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सबको दी जाती है। ये कहां से बनती है, ये ईस्ट से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के यूज से भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाती है। अब बात करने वाले एलर्जी की। एलर्जी बहुत आसान सा टॉपिक है। एलर्जी आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी कोई बच्चा या फिर कोई भी इंसान एक न्यू प्लेस में जाता है तो वो स्नीज, छींकने लगता है, अजीब सा ही, कुछ नो एक्सप्लेन्ड रीजन, कोई रीजन नहीं है, बस अजीब सा होने लगता है। ये क्या होता है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है। एलर्जी किससे हो सकती है, पॉलन से, जो फूलों के ऊपर पॉलन होते हैं उनसे हो सकती है, माइट्स हो गए इनसे हो सकती है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को सन एलर्जी होती है। तो ये क्या होता है, ये हम जानने वाले हैं। इसमें क्या होता है, एलर्जी का मतलब होता है एक तरीके से एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इनटू सर्टेन एंटीजेंस। कुछ ऐसे एंटीजेंस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक ऐसा एक्सैगरेट करके रिस्पॉन्स करता है, उसी को एलर्जी कहते हैं। जो सब्सटेंस जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम ये सब चीजें कर रहे हैं, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। तो एलर्जेंस के कारण एलर्जी होती है। यहां पर कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, यहां एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं IgE वाले टाइप के, ठीक है। यहां कॉमन एग्जांपल क्या है, जैसे कि डस्ट एलर्जी होती है, छींकने लगते हैं जैसे डस्ट के पास जाते हैं, पॉलन हो गया, एनिमल के डेंगर का होता है, तो ये सब क्या होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, ओके। तो यहाँ सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे ही पॉलन से डस्ट पड़ती है तो स्नीज, छींकने लगेंगी, वाटरी आईज यानी आंखों से ऐसा पानी जैसा नाक बहने लगेगी, यहाँ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है यानी सांस नहीं ले पाते हैं। ये क्यों होता है, यहाँ एलर्जी होती है क्योंकि केमिकल जैसे कि हिस्टामाइन और सेरोटोनिन होता है, ये मास्ट सेल रिलीज करता है। तो मास्ट सेल रिलीज करेगा हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जिससे कि एलर्जी होती है। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किससे एलर्जी हुई, तो हम क्या करते हैं, पॉसिबल किस किस के ये कांटेक्ट में आए उसके स्मॉल डोजेस, जो भी पॉसिबल एलर्जेंस हो सकते हैं उनके स्मॉल डोजेस दिए जाते हैं और रिएक्शन को स्टडी की जाती है। यहाँ पर कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयां हैं, आप उल्टा पुल्टा ना सोचे। ये ड्रग्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, जिससे कि यहाँ पर क्विकली यहाँ सिम्टम्स ऑफ एलर्जी को रिड्यूस कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही एलर्जी का कैसे पता लगा रहे हैं, स्मॉल डोजेस जो भी पॉसिबल एलर्जेंस हो सकते हैं उनकी डाल के बॉडी के अंदर रिएक्शन दिखी जाती है। और उसके बाद कि कौन सी दवाइयों का यूज किया जाता है, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स हो गए, जिससे कि सिम्टम्स रिड्यूस हो पाए। तो आजकल मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में क्या हो गया है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। आई डोंट ड्रिंक दिस थिंग, आई हैव एलर्जी, ओ माय गॉड, ये
सब चीजें कहाँ, मेट्रो सिटीज में, जो बड़े बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई वगैरह शहरों में, यहाँ ज्यादा ऐसे लोग मिलने, इसलिए ये लोग ज्यादा एलर्जीज, अस्थमा वगैरह से होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली होती है, बचपन में इनकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है। तो जो मदर्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा केयर करती है, ओ माय गॉड मेरा बच्चा नहीं खेलेगा यहाँ पर, मेरा बच्चा यहाँ धूल मिट्टी नहीं करेगा, मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, मेरा बच्चा बेड पे बैठा रहेगा, एसी में रहेगा, इन सब के कारण क्या हो रहा है, बच्चे सेंसिटिव होते जा रहे हैं और इनकी इम्यूनिटी गिरते जा रही है। मेट्रो सिटीज, जो बड़े बड़े शहरों के लोग हो रहे हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से जो बच्चा बचपन में ज्यादा धूल मिट्टी से खेलता है वो ज्यादा उनकी इम्यूनिटी हो जाती है, वेराज जो बच्चे बचपन में एसी में ही रह के पले बड़े तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ये आगे पढ़ना है, अभी तक तो ये बता के आपको छोड़ा हुआ है, अभी जस्ट आगे 2 स्लाइड बाद ही है। चलिए सबसे पहले तो ऑटो इम्यूनिटी जानते हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ये एक तरीके से मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। यहाँ पर ये लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म जैसे पैथोजेंस जो आपको हार्म कॉज कर रहे हैं और जो सेल्फ सेल्स होते हैं। तो ऑटो यानी एक मेमोरी इनके पास रहती है कि ये मेरा ये बाहरी चीज है, ये मेरे लिए हार्मफुल रहेगा और ये मेरा अपना सेल है, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा। यहाँ 2 कोलोररी समझा रहा है क्या? सबसे पहले तो हायर वर्टिब्रेट्स डिस्टिंग्विश कर पाते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को भी। तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी जो होती है वो इसी एस्पेक्ट से डील करती है। और दूसरा क्या होता है, कभी कभी जेनेटिक या फिर अननोन रीजंस के कारण बॉडी जो है ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, बॉडी जो है वो पागल हो जाती है। वो क्या होता है ना, वो अपने खुद के सेल्स को ही समझती है कि ये कहीं बाहर से आया हुआ है। तो ये क्या होता है, बॉडी अपने ही सेल्स को मारने लगती है, इसको लगता है ये मेरे सेल्स ही पैथोजन है। यहाँ पर ये ऐसी बीमारी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जहां पर अपना बॉडी खुद की चीजों को ही मारने लग रहा है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो कंडीशन है यहाँ पर बहुत लोगों को होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है जहां पर अपनी बॉडी खुद को मारे। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम अब बॉडी की हम जानने वाले। नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एक इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज। तो पूरा ये मिला के इम्यून सिस्टम बनता है, ठीक है। नाउ आपने पढ़ा है कि यहाँ पर ये एक इम्यून सिस्टम का यूनिक एबिलिटी होती है कि ये रिकॉग्नाइज कर पाती है कि कौन सा फॉरेन एंटीजन है और उनको जो इनको हार्म पहुंचा के गए हुए हैं इसको याद रखती है, रिमेंबर करती है और अगली बार जब वो आता है तो पीट डालती है। तो यहाँ लिखा है कि इम्यून सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटो इम्यून डिजीज में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली जो एलर्जिक रिएक्शंस होता है उसमें भी काम कर रहा है। ऑटो इम्यून जो डिजीज होता है उसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को मारता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यून सिस्टम पहचान लेता है कि ये तो दूसरे का ऑर्गन डाल रखा है हमारी बॉडी में, मारो मारो मारो। तो ये 3 चीजें यहाँ इम्यून सिस्टम इसमें काम करता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम सारे ये ऑर्गन्स को पढ़ने वाले, ठीक है। तो पहले लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं वेयर ओरिजिन या मैच्योरेशन या पॉलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट का। तो लिम्फोसाइट का ओरिजिन या फिर मैच्योरेशन और पॉलिफरेशन हो वो साइट को बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। कहां कहां होते हैं, सबसे पहले आते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड होता है वो कहां होता है, बोन मैरो और थाइमस होता है, जहां पर इमैच्योर जो लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट करते हैं वहां पर ही, और डिफरेंशिएट करके क्या बनाते हैं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बनाते हैं। अब मैच्योर हो गए, मैच्योर होने के बाद ये जो है वो लिम्फोसाइट कहां चले जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चले जाते हैं। प्राइमरी में बन के मैच्योर हो गए, मैच्योर होकर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चले गए, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और अपेंडिक्स हो गया। ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो मैच्योरेशन के बाद ये वहां चला जाता है। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो साइट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इंटरेक्शन हो पाए लिम्फोसाइट का किससे, एंटीजन से, विच देन उसके बाद क्या होता है, पॉलिफरेट करता है और क्या, इफेक्टर सेल बनाता है। तो जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उनका क्या काम है, एक साइट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि इंटरेक्शन हो पाए, लिम्फोसाइट और एंटीजन को मिलना होगा तभी तो लिम्फोसाइट एंटीजन को पहचान के एंटीबॉडीज बना पाएगा। तो ये वो जगह का काम करते हैं। तो यहां पर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है लिम्फ नोड्स का। लिम्फ नोड्स ये हो गए, थाइमस ये हो गया, ये आपके चेस्ट के पास छोटा सा, जब आप बच्चे होते हैं ना तो ये बड़ा होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं छोटा होते जाता है, तो अभी आपके पास बहुत ही छोटू सा थाइमस प्रेजेंट है। और ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है। तो ये है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है लिम्फ नोड्स वगैरह का, यहाँ गिवन है। अब देखिए यहाँ पर बोन मैरो जो है वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां पर सारे ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट हो गए वो प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो तो मैंने आपको बता दिया कि चलो बोन मैरो जो है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से बनवा रहा है। और थाइमस क्या कर रहा है, क्या है, थाइमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोब्ड ऑर्गन है, एक लोब की तरह होता है, कहां, हर्ट के पास होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। और थाइमस जो होता है वो बड़ा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ते जाती है उसकी साइज छोटी होते जाती है, और टाइम ऑफ प्यूबर्टी आते आते ये बहुत ही छोटी हो जाती है, यानी हम लोग में तो बहुत छोटी हो चुकी है। तो यही वो रीजन है कि जो पेरेंट्स जो है बच्चों को बचपन में बिल्कुल ही बाहरी एनवायरनमेंट से दूर रखते हैं, उनके बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो बचपन में बच्चों को क्या होता है कि कहीं भी खेलने दीजिए, आप इनको धूल मिट्टी में खेलने दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये बर्थ के टाइम पे तो थाइमस बड़ा है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा खुद को ये एक बार मेमोरी बना ले। तो यहाँ पर मैंने बोन मैरो बता दिया, थाइमस बता दिया। अब ये जो बोन मैरो और जो थाइमस है दोनों के दोनों ही माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे डेवलपमेंट और मैच्योर हो पाए टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट का मैंने आपको बता दिया था टी लिम्फोसाइट क्या काम करता है। अब यहां तक मैंने आपको
प्राइमरी वाला लिम्फोइड ऑर्गन बता दिया। सेकेंडरी वाला क्या बताया था मैंने, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन वगैरह। तो पहले स्प्लीन पढ़ते हैं। तो स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक बड़ा सा बीन शेप का ऐसा सा ऑर्गन है। यहाँ पर मेनली क्या कंसिस्ट करता है, लिम्फोसाइट को रखता है और फैगोसाइट्स को रखता है। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। ये एक तरीके से फिल्टर बनता है किसका, ब्लड का। कैसे? ये ब्लड बोर्न जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी ब्लड के थ्रू आते हैं, उनको फिल्टर कर देता है। यानी कि जो भी माइक्रोब्स अगर ब्लड के थ्रू आएंगे तो स्प्लीन भाई साहब इसको मार डालेंगे। स्प्लीन जो है ये इनके पास क्या होता है, एक बहुत बड़ा लार्ज रिजर्वॉयर होता है इरेथ्रोसाइट का। स्प्लीन यहां खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, लिम्फ नोड्स के बारे में जाने। तो लिम्फ नोड्स क्या होता है, एक स्मॉल छोटू सा स्ट्रक्चर होता है, हर पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। यहां आपको फोटो में भी दे रखा है, हर पॉइंट पे एक छोटू सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसी को कहते हैं लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, एक तरीके से ट्रैप बनाता है। क्या, किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो छोटू ऐसे हर पॉइंट पे प्रेजेंट है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी अगर आएगा तो ये क्या करेगा, इसको ट्रैप करेगा। या फिर कोई एंटीजन आया, ये एंटीजन जो कि लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में जाने वाला है उसको पकड़ लेगा। यहाँ एंटीजन जो लिम्फ नोड्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फ नोड्स के अंदर जब एंटीजन ट्रैप होंगे तो लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएगा। लिम्फोसाइट एक्टिव होगा तो यहां होगी क्या प्रोड्यूस, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगी। तो देयर आर लिम्फोइड टिश्यूज आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। तो यहां अब लिम्फोइड टिश्यू बता रहा है। तो लिम्फोइड टिश्यू कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, यहां मेजर ट्रैक्ट्स कहां कहां है, रेस्पिरेटरी जहां से आप सांस लेते हैं तो वो एक ट्रैक्ट है ना, डाइजेशन वाला एक ट्रैक्ट है और एक यूरोजेनिटल वाला ट्रैक्ट है। तो ये सबके लेयर एक लगी रहती है लिम्फोइड टिश्यू की, जिसको क्या बोला जाता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT की लेयर लगी रहती है। ठीक है, यहां पर इट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। यहीं पर 50% लिम्फोइड टिश्यू ह्यूमन बॉडी की यहीं पर प्रेजेंट होती है। अब हम बीमारियां कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एड्स डालेंगे, फिर कैंसर जानेंगे। बहुत आसान है। देखिए एड्स क्या है, एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, यहां पर डिफिशियंसी होगी इम्यून सिस्टम की, अक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ में ही होता है। ये सिंड्रोम जो है, इसका मतलब क्या, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यहाँ एड्स सबसे पहले कब रिपोर्ट किया गया था, 1981 में रिपोर्ट किया गया था। एंड इन द लास्ट 25 ईयर्स, 25 सालों में ये इतना ज्यादा स्प्रेड करता है दुनिया में, इतनी ज्यादा मारता है दुनिया में, कितने 25 मिलियन लोगों को ये मार चुका है। यहाँ एड्स कैसे कॉज होता है, एड में एक वायरस का काम होता है, दैट इज ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, दैट इज HIV वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एड्स कराता है। ये क्या होता है, ये रेट्रो वायरस, एक ग्रुप ऑफ वायरस से ये HIV बिलोंग करता है, विच हैज अ एनवेलप इंक्लोजिंग द RNA जीनोम। तो इसमें क्या होता है ना बेसिकली, कि आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर भी दे रखा है। ये क्या है कि किस तरीके से रेट्रो वायरस का होता है रेप्लिकेशन। जो रेट्रो वायरस HIV है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, RNA प्रेजेंट होता है, और ऊपर से एक किसकी कोटिंग होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है। अब ये जाके वायरस इन्फेक्ट करता है, एक नॉर्मल सेल को जाके इन्फेक्ट कर देता है। तो ये है हमारा एनिमल का नॉर्मल सेल। ये क्या करेगा, अब वायरल RNA जो है वो सेल के अंदर चला गया। हमारे सेल में क्या प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है। ये क्या बोलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करा देगा। ये बोलेगा DNA को, अरे अब तो DNA मत बना, RNA बना। अब ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट होगा कहां पर, होस्ट के जीनोम में। यहां क्या है, DNA प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। और यहां पर अब इस HIV के आने से जिसका संगत बदल गया, DNA की नियत बदल गई, DNA अब RNA में कन्वर्ट होने लगा। अब न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस होने लगे हैं इन्फेक्टेड सेल में, और न्यू वायरस जो है वो प्रोड्यूस हो गए। तो अब एक से कितने, 3 बन गए। इस तरीके से न्यू वायरस अब जाके अगले सेल को इन्फेक्ट कर देंगे, और जो इन्फेक्टेड सेल होता है वो सर्वाइव करता है, और जो बाकी सारे वायरस होते हैं वो रेप्लिकेट, बार बार रेप्लिकेट करते हैं, यानी DNA से RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कराते हैं और रिलीज करते जाते हैं नए नए इन्फेक्टेड सेल्स। तो तरीके से HIV रेट्रोवायरस क्या करेगा, DNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करा के RNA में कन्वर्ट करने लगेगा, इन्फेक्ट करेगा सेल को। एक बार मैं इसका ये भी पढ़ाने वाली हूं, लेकिन यहां पर अगर आप पूछेंगे कि HIV कैसे ही हवा में उड़ते उड़ते आता है, नहीं, HIV आता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ HIV आ जाता है। और दूसरा कैसे आ सकता है, अगर किसी तरीके से ट्रांसफ्यूजन हो जाए कॉन्टैमिनेटेड ब्लड की या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स की। तो अगर किसी को बीमारी हो रखी है, उस ब्लड से किसी हेल्दी पर्सन से क्या हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, तो इससे हो सकती है। या फिर क्या हो सकती है, मदर से बच्चे में हो सकती है। अगर मदर को है होता है, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, तो अगर मदर को होगा तो बच्चे को भी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली HIV फैल किससे रहा है, ये फ्लूइड से फैल रहा है। जो भी लोग जिनके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनमें ज्यादा देखने को ये मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, ड्रग एडिक्ट्स लोग एक ग्रुप में बैठते हैं, एक ही सिरिंज से सारे लोग कर देते हैं। अगर किसी एक को HIV है तो वो सेम सिरिंज जो यूज कर रहा है पूरे ग्रुप को क्या हो जाता है, यहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स में देखने को मिलता है। और बच्चे कैसे HIV हो सकता है उनको, अगर मदर को होता है तो। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि HIV किसी के टच या फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं स्प्रेड करता है। यानी किसी को अगर HIV हो रखा है और सेकंड पर्सन अगर उसके पास बैठ जाएगा तो उसका इसका मतलब ये नहीं कि उसको HIV हो जाएगा। जब तक कि बॉडी फ्लूइड्स नहीं मिलते हैं तब तक नहीं होता, यानी इसीलिए ये क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए हमें जो भी HIV या एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है उनको ऐसा नहीं होता कि और आइसोलेट कर दो और दूर रहो मुझसे, ऐसा नहीं होता है। जब तक बॉडी फ्लूइड नहीं मिलेगा उनको आप अपने पास रख सकते हैं। इट्स ऑलवेज अ टाइम लैग, एक टाइम लैग होता है। जहां पर इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है ना, इसमें एक टाइम होता है, और ये टाइम
टाइम कितने हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं। यूजुअली 5 से 10 साल लग जाते हैं। जब एक बार इन्फेक्ट हो गए तो कितने साल बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं ये बता रहा है। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है रेट्रोवायरस का। तो एक बार बॉडी में चला गया, ये क्या करेगा, जाके मैक्रोफेजेस में एंटर कर जाएगा, रिप्लिकेट करेगा किसको, डीएनए को, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करा के ये होस्ट के बॉडी के अंदर आरएनए प्रोड्यूस करने लगेगा, या माइक्रोफेजेस कंटिन्यू करेगा वायरस प्रोड्यूस करना, और एक तरीके से ये मैक्रोफेज क्या बन जाएगा, एचआईवी फैक्ट्री बन जाएगा, यानी फैक्ट्री बन गया है, वायरस ही प्रोड्यूस करने लगा हमारे बॉडी के अंदर। एचआईवी क्या करेगा, एंटर कर जाएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर और रेप्लिकेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा प्रोजेनी ऑफ वायरस को, ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे और अटैक कर देंगे। और सारे जितने भी टी लिम्फोसाइट है उनको, तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है जो कि मैसेज पहुंचाते थे बी वाले को कि अरे अरे अटैक हो गया, उन्हीं को इन्होंने अपने वश में कर लिया। सब चीजें रिपीटेडली ये वाले प्रोसेस चलते रहेंगे, धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा। तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज क्या होने लगेगा, हेल्पर कम होने लगेंगे, यानी सबको इसने अपने वश में कर लिया है। तो अब हेल्पर कम होने लगे, जिससे कि इससे क्या हो जाएगा, इंसान की जो इम्यून है वो क्या हो जाएगी, वो खुद को अगेंस्ट हर सेल्फ हो जाएगी। यानी उसने क्या कर दिया, जो बेसिकली राजा है हमारा, बी वाला जो राजा है और टी जो है वो हेल्पर है, हेल्पर जाके बताता था राजा को कि अरे अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, आक्रमण हो गया। ये क्या कर रहा है, टी वाले को ही अपने वश में कर ले रहा है। तो बी वाले को कभी पता ही नहीं चल रहा है कि दुश्मन इसके घर में आके बैठा हुआ है। तो ये क्या हो जा रहा है, इसके कारण यहाँ पर इन्फेक्शंस होंगे, तो यहाँ पर लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, यानी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। इसका टेस्ट कैसे होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे एलाइजा से टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट कैसे होता है, एंटी रेट्रोवाइटल ड्रग्स से होता है, जो कि पार्शियली इफेक्टिव होता है। ये बस आपकी जिंदगी बढ़ा सकता है, डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। मरना तो मरना ही एक दिन होता है। इसमें क्या होता है, इस पीरियड के दौरान जो पर्सन होता है, वे बॉल्स ऑफ फीवर होता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है टी लिम्फोसाइट, जिससे कि ये डिफरेंट इन्फेक्शन, छोटे छोटे इन्फेक्शन से इंसान बीमार पड़ने लगता है। बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, और इवन पैरासाइट जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा, जो नॉर्मल इंसान को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एड्स वाले पर्सन को ये छोटे मोटे बैक्टीरिया भी से भी ये लड़ नहीं सकता है, क्योंकि अंदर ही, घर के अंदर ही क्या बैठे हैं, घुसपैठिए बैठ रखे हैं। तो ये हो गया एड्स के बारे में। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कोई क्योर नहीं होता है, एड्स का कोई क्योर नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ क्योर तो होना इम्पॉसिबल ही है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन बेस्ट है। यहाँ पर देखिए एड्स ऐसी हवा में फैलते फैलते तो नहीं आ रहा है, ये आपके कॉन्शियस बिहेवियर के कारण आ रहा है। यहाँ इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है, पूर मॉनिटरिंग के कारण हो रहा है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सेइंग कही गई है कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के कारण तो कम से कम मत मरिए। यहाँ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO और बहुत सारे अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGOs बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से प्रिवेंट कर पाए HIV इन्फेक्शंस को। यहाँ ब्लड बैंक्स जो है उनको सेफ ब्लड बैंक्स बनाए जा रहे हैं। डिस्पोजेबल नीडल्स, यानी एक इंसान को एक ही नीडल या सिरिंज को यूज करना है, सेम को बार बार यूज नहीं करना है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्डम्स की हो रही है। ड्रग अब्यूज के बारे में बताया जा रहा है। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स कैसे करते हैं ये सब बताया जा रहा है। और रेगुलर चेकअप्स की जा रही है। कम से कम जिनको हो रखा है, कम से कम उनकी लाइफ बढ़ा तो सकते हैं, डेथ तो चलो प्रिवेंट नहीं ही कर सकते। तो ये सब NACO और NGOs लोगों के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। या इन्फेक्शन जिनको HIV एड्स से हो गया है उनको छुपाना नहीं होता है। यहाँ पर आपके इग्नोरेंस के कारण ये बहुत लोगों में फैल सकता है। तो HIV और एड्स इन्फेक्टेड पीपल जो होता है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्हें हेल्प करें, उनके लिए सिंपैथी ले, ना कि उनको बोले अरे हट मुझसे दूर हट। ऐसे नहीं करना होता है, कलेक्टिव मैनर में, है ना। ये सब साथ में काम करेंगे तभी यहाँ पर स्प्रेड ऑफ डिजीज को रोका जा सकता है। तो ये हो गया कैसे प्रिवेंट करेंगे एड्स को। अब एक लास्ट डिजीज दैट इज कैंसर के बारे में जानते हैं। तो कैंसर एक बहुत ही ड्रेडलेट डिजीज हो गई है ह्यूमन बीइंग में, और ये एक मेजर कॉज ऑफ डेथ बन गया है ग्लोब। कहीं भी आप देख लीजिए, कोई ना कोई को कैंसर हो ही रखा होता है। मोर देन मिलियन इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस ये इस बीमारी से सफर करते हैं, और बहुत सारे लोग, साल भर में बहुत से लोग इस बीमारी से मरते हैं। कैंसर या फिर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है सेल्स की, और इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल जो है ये बहुत ही इंटेंस एरिया है रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। यानी बायोलॉजी और मेडिसिन में इसका जो ट्रीटमेंट कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, ये अभी भी बहुत ही रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन ये सब कामें कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल की ग्रोथ कैसी होती है और कैंसरस सेल में क्या होता है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल सेल होती है, इनकी एक कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन होती है। यानी इनके जो आसपास के सेल्स होते हैं ना, इनके पास एक बेसिकली होता है प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी कि जो आसपास के सेल्स है उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि कॉन्टैक्ट में आएगा ना, तो इसको पता चल जाएगा कि मेरे सामने एक और सेल है, अब मुझे सेल प्रोड्यूस नहीं करना है, इतना ही डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं ये इस रेगुलेशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन कहते हैं। तो क्या होगा, एक सेल है, एक सेल की जगह है, उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इस तरीके से कैंसरस सेल बनते जाएंगे, डिफरेंशिएट होते जा रहा है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से क्या बन जाएगा, एक ऐसा आपको ट्यूमर्स टाइप का देखने को मिलेगा। तो ट्यूमर क्या है, यही अनकंट्रोल्ड डिवीजन के कारण क्या हो जाती है, गुतली गुतली टाइप की आपको दिखने को मिलती है। तो ट्यूमर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बेनिंग, एक होते हैं मैलिग्नेंट। ये मैं बताती हूँ क्या होता है। ठीक, कैंसर ऐसे ही खतरनाक है, लेकिन जो बेनिंग ट्यूमर है ना, ये ज्यादा प्रेफरेबली अच्छा माना जाता है रादर देन मैलिग्नेंट। इसमें क्या होता है कि बेनिंग में ये एक ही जगह अपने जिस ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पर हो रही है डिफरेंशिएशन, चीजें खराब कर रहा है ये, वो एक जगह पे रहती है। तो कोई भी सर्जरी करेंगे तो एक जगह से ये निकाल देंगे और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये क्या करेगा, लिटिल डैमेज कॉज करता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूरोप्लास्टिक ट्यूमर्स
सेल्स होते हैं और रिपीटेडली डिवाइड करते जाते हैं और डैमेज करते हैं और दूसरे सेल्स की भी जगह लेने लगते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी भी जगह लेने लगेंगे। और यहाँ नॉर्मल सेल के लिए भी जो खाना आ रहा है, नॉर्मल सेल क्या यहाँ एक होना चाहिए था, उसके लिए तो एक ही के लिए खाना आ रहा है, उनका खाना छीन छीन के अगले वाले का खाना छीन छीन के खाने लगेंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स लेने लगेंगे। और ये क्या करते हैं ना, एक जगह तो बनते हैं लेकिन फैल के दूसरे जगह किससे, ब्लड के थ्रू चले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस। तो मेटास्टैसिस क्या है कि ये बनेगा तो एक जगह लेकिन क्या होगा, फैल के दूसरे जगह चला जाएगा। तो सर्जरी कहां करोगे भाई, तो इसीलिए मैलिग्नेंट जो है, याद रख लीजिए मैल है, ये मैल जो है बहुत खराब है, जबकि बेनिंग जो है ये क्या है, एक जगह ट्यूमर है तो ट्यूमर रह जाता है। तो यही यहां पर बताया गया है कि क्या दो टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है इसमें क्या हो रहा है, सेल रैपिडली ग्रो करेगा और जो नॉर्मल सेल्स है उनको भूखा छोड़ के उनका जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है वो खा लेगा और जहां जहां नई जगह ये चला जाएगा ब्लड के थ्रू और नए ट्यूमर्स हर जगह फैला देगा। इसको क्या बोलेंगे, मेटास्टैसिस बोलेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा फियर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डरावनी प्रॉपर्टी है यही कैंसरस सेल की। अब कैंसर होता कैसे है, तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसको मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। तो क्या है, देखिए कैंसरस होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सेल जो है ना वो कैंसरस न्यूरोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट होने लगते हैं। कैसे कन्वर्ट होंगे, कुछ एजेंट्स आते हैं, एजेंट्स को क्या बोलते हैं, कार्किनोजेंस कहते हैं। तो कार्किनोजेंस कैसे होते हैं, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल क्या हो गया, आयोनाइजिंग हो गया, जैसे एक्स रे, गामा रेज हो गया, या फिर नॉन आयोनाइजिंग वाला यूवी रेज जो होता है, इसलिए कहते हैं सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जब ये स्किन पे पड़ेगा तो ये क्या कर देगा, जो नॉर्मल सेल्स है उसको कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देगा। केमिकल क्या हो गया, जो टबैको स्मोक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको क्या लंग कैंसर हो जाता है, तो ये क्या हो गया, केमिकल के कारण हो गया। बायोलॉजिकल क्या हो गया, ऑन्कोजेनिक जो वायरस है, यहाँ पर वायरल ऑन्कोजेनेसिस जो है वो करा देता है, तो ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल एक तरीके से वायरस करा रहा है। तो ये भी यहीं पर मेंशन है, इसको यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब यहाँ पर कैंसर का डिटेक्शन, कैसे कैंसर हुआ है, कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलता है और किस तरीके से डायग्नोसिस होती है ये बता रहे हैं। सेम एनसीईआरटी को यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे होता है। तो देखिए अर्ली डिटेक्शन यानी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मेथड्स क्या होता है, सबसे पहले था बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, एक कोई टिश्यू निकाल लीजिए, टिश्यू को फिर स्टडी कर लीजिए, ये बायोप्सी होता है, या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। फिर ब्लड या फिर बोन मैरो का टेस्ट होता है जिनको ल्यूकेमिया होता है। रेडियोग्राफी जैसे एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये मैं बताना चाहती हूँ क्या क्या होता है, डिफरेंट होता है ये सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरेज कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अभी बता रही हूँ, ये तो बस मैं आपको मेथड्स एक बार बता दे रही हूँ ताकि आपको एक साथ याद रहे। और एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर, स्पेसिफिक एंटीजेंस जो बनते हैं उनसे पता कर लीजिए कि अरे बॉडी में ये कैंसर वाले एंटीबॉडी क्यों बन रखे, पक्का ही कैंसर हुआ होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये आइडेंटिफाई करता है कैंसर सस्पेक्ट जो होता है उन जीन्स पे, तो यानी पेरेंट्स को अगर हो रखा है तो उनके बच्चों में ऐसा देख के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन सब चीजों का डिटेक्शन में काम आता है। अगर सेल काउंट का नंबर बढ़ गया है, ज्यादा सेल्स हो रहे हैं, यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम है। बायोप्सी क्या हो गया, आपने एक जो सस्पेक्ट आपको टिश्यू लग रहा है उसको कट करिए, उसको 3 सेक्शंस में बांटिए, उसको स्ट्रेन करिए, कलर डालिए और एग्जामिन करिए, तो ये क्या होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर होता है। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। कौन कहता है, पैथोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे टेक्निक्स हो गया एक्सरे, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, और जो एमआरआई का होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की कैंसर डिटेक्शन के काम आता है। इसमें सीटी स्कैन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक्सरे को 3D जनरेशन कराते हैं इमेज का, और एमआरआई में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को डाला जाता है जिससे कि एक्यूरेटली डिटेक्ट हो पाए पैथोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस किसी भी लिविंग टिश्यू में। तो एक्सरे क्या होता है, सिर्फ एक 1D इमेज बनाता है ना, लेकिन यहाँ पर सीटी स्कैन जो होता है वो 3D बनाता है और एमआरआई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले होते हैं। फिर जो एंटीबॉडीज अगर प्रोड्यूस है कैंसर के अगेंस्ट, तो सोचिए कि अगर एंटीबॉडीज कैंसर के अगेंस्ट प्रेजेंट है यानी कैंसर होगा तभी तो प्रेजेंट है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज किया जाता है, जहां पर इनहेरिटेड केस को अगर पेरेंट्स या फिर दादा दादी किसी को हो रखा है तो इस तरीके से जीन्स से यहाँ पर देखा जाता है, जिसे प्री डिस्पोज किसी भी इंडिविजुअल का यहाँ पर कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सब चीजों का हेल्पफुल होता है जिससे प्रिवेंशन हो पाए। ऐसे इंडिविजुअल का जिनका पता चल गया कि अच्छा इनकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो इनको अवॉइड की जाती है एक्सपोजर, किससे, कार्किनोजेन से इनको दूर रखा जाएगा। कौन कौन से, ये वाले फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, इन सब चीजों से बोला जाएगा दूर रहो भाई, ऐसे ही आपके फैमिली में हो रखा है, आपको भी हो सकता है, आपको भी सस्पेक्ट है। जैसे टबैको को आप क्या होता है, लंग कैंसर कराता है। तो ये हो गया क्या, डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट अब कैसे करते हैं, तो ट्रीटमेंट या कॉमन अप्रोच क्या होता है, सर्जरी कर दी जाती है यानी कि कैंसरस सेल को निकाल दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी हो जाती है, रेडियोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी क्या हो गया, ड्रग्स के हेल्प से उसको मार दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी क्या हो गया, जहां पर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन दैट इज अल्फा इंफेरॉन से मारा जाता है। यहाँ पर मोस्टली कैंसर जो होते हैं वो कैसे ट्रीट होते हैं, कॉम्बिनेशन होती है सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तीनों को ही। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, कैंसरस पेशेंट में हेयर लॉस होते हैं और एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी होती है। तो ये हो गए कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी भी मेंशन है, तो मैं थोड़ा बहुत वहां बता दिया था। यहाँ पर समझ जाइए रेडियोथेरेपी में क्या होगा, यहाँ पर इरेडिकेट होती है ट्यूमरस सेल को, इरेडिकेट की जाती है, एक प्रॉपर केयर की जाती है नॉर्मल सेल की। यानी कि क्या होता है, ये अगर है इसमें क्या है, ये वाला सेल ट्यूमर वाला है और ये वाले सेल क्या है, नॉर्मल सेल है। तो ये क्या करेंगे, ये ट्यूमर वाले सेल को क्या लेथार्जिकली इरेडिकेट कर देंगे रेडियोथेरेपी की हेल्प से, और नॉर्मल वाले सेल को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर कीमोथेरेपिक ड्रग्स आते हैं जो कि कैंसरस सेल को मार देते हैं, यानी कि कुछ दवाइयां भी होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ट्यूमरस सेल है, सर्जरी होगी, कोई एक अगर सेल बच भी गया तो यहाँ पर
प्रॉब्लम कर देगा। इसलिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ट्यूमर सेल डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं और डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाते हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा। इसीलिए क्या होता है, पेशेंट्स को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होते हैं, अल्फा इंफेरॉन्स जो होते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं उनके इम्यून सिस्टम को और ये इन ट्यूमर्स को मारने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से ये ट्रीटमेंट हो गया कैंसर का। और जितनी जल्दी कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया तो उतना आसानी होता है। जैसे आपने सुना होगा स्टेज 1 कैंसर है, स्टेज 2 का है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, स्टेज 1 वाला कम जगह फैला है, जो स्टेज 4 तक आ जाते हैं ज्यादा जगह फैला है, तो आप कहां सर्जरी करेंगे। इसलिए स्टेज 4 तक आते आते बचने के चांसेस नहीं रहते। इसलिए पहला डिटेक्शन, पहले ट्रीटमेंट यहाँ पर हो सकती है कैंसर में और इंसान एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसका बस साइड इफेक्ट क्या होता है, हेयर लॉस और खून की कमी की बीमारी होती है। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में बताने वाली। उसमें सिर्फ बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हैं, तो बस सुनते जाइए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपकी लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू करेंगे, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा होता है ये बताता है कि ये मोस्टली यूथ यानी कि यंग लोगों में पाए जाते हैं। और चीजों को हमें लोग इसलिए भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनका बहुत कंसर्न्स होते हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जहां प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस की जरूरत होती है। इसीलिए इसको आपको बुक्स में दे रखा है ताकि यहां पर सेफ गार्ड्स हो पाए, यानी कि आपने आपको आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, ना कि जस्ट बिकॉज टीवीज और मूवीज में ये दिखाया जाता है तो बहुत ही कूल फैशन है ये प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस से ही आपको समझ आएगा कि ये कितना ही ज्यादा कंसर्निंग और हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करता है। मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स होते हैं ओपिनॉइड्स हो गए, कैनाबिनॉइड्स हो गए, कोका एल्कोनॉइड्स हो गए। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूं। और मेजॉरिटी जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं। तो ये कहां से उगते हैं, ये खेतों में बेसिकली उगाए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट से। और मोस्टली अगर आप देखेंगे उनमें से कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंगस से मिलते हैं, लेकिन ये इनका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। आपकी बुक में पढ़ना है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स जो एक ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है ना, एक स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उसमें एक रिसेप्टर होता है। ये क्या करता है, जाके उस रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, यानी कि उसको क्या करता है, एक तरह से पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हो जाता है। यहां पर जो कॉमनली यूज ओपियोइड्स हैं वो क्या है, हीरोइन। हीरोइन जो है वो कॉमनली यूज स्मैक है, जिसको केमिकली डाया एसिटाइल मॉर्फाइन जो कि एक व्हाइट ओडरलेस यानी स्मेल नहीं होती है, बिटर यानी कड़वा क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, इसको हम लोग स्मैक कहते हैं। तो ये क्या होता है, हीरोइन नाम की ये क्या है, ओपियोइड्स है। ओके, ये कहां से मिलता है, ये मिलता है एसाइटेलेशन ऑफ मॉर्फिन से। तो मॉर्फिन का आप यहां स्ट्रक्चर गिवन है, ये बेसिकली एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये जो है मॉर्फिन, इसका एसिटाइलेशन करता जाता है। जब एसिटाइलेशन होता है तब जाके ये स्मैक बनता है जो कि एक ड्रग होता है। और ये मॉर्फाइन कहां से मिला, तो मॉर्फाइन जो होता है वो लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट दैट इज पैपावर सोमेनिफेरम जो होता है, ये दिया हुआ है। पॉपी प्लांट जो होता है ना, उसके लैटेक्स से क्या मिलता है, हमें मॉर्फिन मिलता है। और मॉर्फिन का क्या होता है, यहाँ पर एसाइटेलेशन करा के, एसिटाइलेशन करा के क्या बनता है, हीरोइन दैट इज स्मैक आप बोलते हैं, कॉमनली इसको बोला जाता है। ये कैसे लिया जाता है, यानी लोग जो है इसको अब्यूज कैसे करते हैं, स्नॉटिंग। स्नॉटिंग का मतलब आप समझते हैं, स्नॉटिंग का मतलब ये हो, बेसिकली इसको स्नॉटिंग कहते हैं। तो ये स्नॉटिंग इंजेक्शंस के फॉर्म में लिया जाता है। और ये क्या करता है, क्यों लिया जाता है, ये डिप्रेसेंट होता है और स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन में। फिर कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ केमिकल होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं किससे, कैनाबॉइड रिसेप्टर से। तो एक होता है कैनाबॉइड रिसेप्टर, इससे जाके ये क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और ये क्या होता है, ब्रेन में बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन का जो रिसेप्टर है ना, उससे जाके ये इंटरैक्ट कर देता है। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं नेचुरली अगर आप देखेंगे तो ये कहां से मिलते हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा जो होता है। तो नाम ही कह रहा है कैनाबिस सटाइवा, तो इसी सटाइवा से जो होता है ये इनके इन्फ्लोरेंसेस से ये मिलता है। फ्लावर के ऊपरी हिस्सा हो गया, लीव्स हो गया और रेजिन्स, उसको अगर आप अलग अलग मात्रा में मिलाएंगे ना तो अलग अलग पदार्थ बनते हैं, जैसे कि मरीजुआना हो गया, आशीष हो गया, चरस और गांजा होता है। जनरली इसको कैसे लोग लेते हैं वो होता है इनहेलेशन, यानी कि सूंघ के लेते हैं, या ओरल इंजेक्शन यानी खाते हैं। इसका क्या होता है, इससे क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बेसिकली इफेक्ट डालता है। अब नेक्स्ट आता है कोका एल्कनॉइड या कोकेन होता है। कोकेन कहां से मिलता है, कोका प्लांट दैट इज एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये क्या करता है, जाके इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। डोपामिन क्या होता है, बेसिकली अगर आप देखेंगे इन सब टॉपिक से हटके तो डोपामिन जो होता है वो हैप्पी हार्मोन होता है। तो जब आप रील्स स्क्रॉल करते हैं या जो शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, जो चीजें आपको करने में अच्छी लगती है ना, तो जो हार्मोन आपके अंदर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामिन हार्मोन। तो ये क्या करता है, जो लोग बेसिकली स्ट्रेस में ज्यादा होते हैं ना, ये गलत आदत इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि ये कोकेन जो होता है ये जाके इसी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को जाके इफेक्ट करता है, जिससे इन लोगों को बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी ये लोग दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे पागलों
पागलों की तरह खुश दिखेंगे, एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। कैसे लिया जाता है इसको, क्या बोलते हैं, कोक या क्रैक बोलते हैं, जो कि स्नॉट किया जाता है। स्नॉट मैंने बता दिया, इस तरीके से स्नॉटिंग होती है, तो स्नॉट किया जाता है। ये कहां स्टिमुलेट करता है, एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS पे करता है। और यूफोरिया यानी कि एक्सट्रीमली चीजें हैप्पी हो जाती है, क्योंकि जाके न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामीन से जाके इंटरफेयर करता है, यानी कि उससे छेड़छाड़ करेगा, तो ऑब्वियसली डोपामीन वाला हैप्पी हार्मोन होता है, तो लोग बिल्कुल पागलों की तरह खुश होने लगते हैं, एनर्जी एकदम हाई रहती है। इसका एक्सेसिव डोजेज यानी लोग जब ज्यादा ले लेते हैं तो उनको हेलुसिनेशन यानी इस तरीके से ऐसा समझिए चक्कर, बिल्कुल ऐसा पागल जैसा होने लगते हैं। ये अदर वेल नोन प्लांट जिससे कि जिसमें हेलुसिनेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो धतूरा और ऑट्रोपा बेलोडोना जो होता है इनमें भी हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। और कोका एल्कोनॉइड कोकेन जिसको कोक या क्रैक भी कहते हैं, इसमें भी हेलुसिनेशन कर रहे हैं। ये क्या होता है, स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, क्योंकि यहाँ एनर्जी बेसिकली एनर्जी दे रहा है, तो स्पोर्ट्स पर्सन को एनर्जी चाहिए होता है, तो ये क्या करते हैं, कभी कभी कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ये इसका गलत यूसेज करते हैं, तो ये होता है बेसिकली कोका एल्कोनॉइड्स। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना था, तीन बेसिकली मैंने आपको बताया था, कोका एल्कोनॉइड्स, ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे कुछ ड्रग्स जैसे बार्बिट्यूरेट्स हो गया, एम्फेटामाइंस हो, बेंजोडियाजेपिन्स हो गए ना, ये भी कुछ सिमिलर काइंड के ड्रग्स ही हैं, जो कि कुछ पेशेंट्स को, जो मेडिकल पेशेंट्स होते हैं ना, उनका जो मेंटल इलनेस होता है, जैसे जिनको डिप्रेशन या इंसोम्निया होता है ना, इनको ये ड्रग्स दिया जाता है। तो ड्रग्स एक तरीके से समझिए ये एक दवाई होती है, मेडिसिन होती है। पेशेंट जो डिप्रेशन या इंसोम्निया में होते हैं उनको ये वाली दवाइयां दी जाती है। मॉर्फिन जो होती है बेसिकली पेन किलर होती है, जो सर्जरी के लिए पेशेंट जाते हैं उनको ये मॉर्फिन दिया जाता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जैसे कि फ्रूट और सीड्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, हॉल्यूसिनेटिक प्रॉपर्टीज यानी जो चक्कर वाली प्रॉपर्टीज होती है। इनको 100 सालों तक हम यूज करते हैं, इसलिए फोल्क मेडिसिन यानी जो रिलीजियस सेरेमनीज हो गए, रिचुअल्स हो गए ना, उनमें यूज करते हैं। ये कहते हैं 100 सालों से फोल्क मेडिसिन यानी कि जो जनजाति लोग होते हैं वो इसको यूज करते हैं रिलीजियस सेरेमनीज में। जैसे आपने देखा होगा शंकर जी पे धतूरा चढ़ता है, तो ये सब यूज होता है, रिचुअल्स में यूज किया जाता है। ग्लोब यानी कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में यूज हो सकता है। मेडिसिनल पर्पस के लिए जब तक चीजें यूज हो रही है यहाँ तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट और फ्रीक्वेंसी कितना लेना है डॉक्टर इस बेसिस पे देते, कितना वो कब फिजिकली क्या चीजें हैं, फिजियोलॉजिकल क्या चीजें चल रही, साइकोलॉजिकल क्या फंक्शन है, इस बेसिस पे देते। लेकिन जहां पर ड्रग अब्यूज होता है वहां गलत होने लगता है। यहां क्या होता है, सबसे पहला शुरुआत होता है वो होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसा रास्ता होता है जो रास्ता ही ड्रग अब्यूज तक ले जाता है। स्मोकिंग में क्या होता है, तंबाकू दैट इज टोबैको प्रेजेंट होता है, और ये हमारे यानी ह्यूमन बींग्स के लिए 400 साल से ज्यादा ये चल रहा है, जो कि स्मोक किया जाता है, तंबाकू च्यू भी किया जाता है यानी चबाया भी जाता है, या स्नफ यानी कि ऐसे सांस भी लिया जाता है उसका। तो जो टोबैको होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट इज निकोटीन और एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, तो ये बहुत ही खराब चीज होती है बेसिकली। ये निकोटीन क्या होता है ना, ये जाके एड्रेनल ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है, जो एड्रेनलिन को रिलीज करता है, या नॉन एड्रेनलिन को ब्लड के अंदर रिलीज करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर स्मोकिंग के कारण कैंसर, कहाँ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट में ब्रोंकाइटिस, एम्फेसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक यूल्कर, ये सब बीमारी होने के बिल्कुल ही चांसेस 100% समझ जाओ चांसेस होते हैं। तंबाकू की अगर कोई च्यूइंग करता है यानी चबाता है, तो उसमें ओरल कैविटी का कैंसर होगा यानी जो मुंह का कैंसर होता है। ये स्मोकिंग से क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड का प्रोड्यूस होता है। जब बर्निंग होती है कोई चीज की तो वहां कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो ये स्मोकिंग जाके क्या करता है, ब्लड के अंदर चली जाती है, जिससे कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोबॉन्ड जो ऑक्सीजन होती है उसकी कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी के अंदर। मतलब कितने सारे यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर सिर्फ स्मोकिंग कराता है। तो सिगरेट्स के पैकेट पे ना आप मिस नहीं किया होगा, आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि यहाँ पर स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है, जहां पर देखिए यहाँ पर भी लिखी स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ये सब चीजें लिखी रहती है, वार्निंग लिखी रहती है, दैट इज इंजूरियस टू, ये हेल्थ होता है। फिर भी ये लोग यानी कि मोस्टली यंग लोग और जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये सारे डेंजर्स जानते हैं कि हाँ ये होगा, फिर भी ये इतना एडिक्टिव इन नेचर होता है, यानी एक बार इसकी लत लग जाती है तो फिर ये छूटने का नाम नहीं लेती है। और इन हैबिट्स को अवॉइड करना बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी एडिक्शन जो होती है उसमें उसके बाद काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपको छोड़ना है तो बहुत ही बुरे प्रोसेस होती है, यानी कि बिल्कुल ही आपको तड़पना वाला प्रोसेस होती है। ये आदतें डालनी ही नहीं चाहिए, इस आदतें से एक बार लग गई तो फिर छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अब देखिए एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज क्या होता है, ये देखिए एडोलेसेंस होता क्या है। एडोलेसेंस का मतलब होता है वो समय या वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान एक चाइल्ड जो है वो मैच्योर होता है, अपने एटीट्यूड
एटीट्यूड्स और बिलीव्स में एक इफेक्टिव वे में, दैट इज 12 से 18 साल। देखिए एक तरीके से आप ऐसा समझिए एक ब्रिज है, लिंक कर रहा है बचपना और अडल्टहुड, यानी बड़ा बनने और बचपन से बड़ा बनने की जर्नी का जो एक लिंक होता है वो एडोलसेंस होता है, 12 से 18 साल। यहाँ पर बायोलॉजिकल और बिहेवियरल जो चेंजेस होते हैं वो चेंज होते हैं, यानी बिहेवियर लोगों के बहुत चेंज हो जाते हैं बच्चों के, और ये वर्नेबल फेज होता है जहां मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का। इसलिए क्या होता है ना, इनको लगता है जो मैं कह रहा हूं वही सच होता है। इनकी क्यूरियोसिटी होती है, यानी बिल्कुल ऐसा मतलब नई नई दुनिया देख रहे होते हैं वो लोग, तो ये अब इनको ना बिल्कुल क्यूरियस होते हैं ये लोग कि क्या हो रहा है। इनको एडवेंचर चाहिए होता है लाइफ में, एक्साइटमेंट चाहिए होता है, एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है, और यही कॉमन कॉज बनते हैं जो कि यंगस्टर, ये जो बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं लोग, यंगस्टर्स को यही ढकेल देते हैं अल्कोहल और ड्रग यूज में। ये कितना वर्नेबल फेज है जहां मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की, क्यूरियस होता है बच्चा, और यही कारण होता है इनके ये गलत लत लगने का। इसीलिए हमेशा ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो पहला ड्रग या अल्कोहल होता है वो लोग क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि एक बार पी के देखते हैं कैसा लगता है भाई, और बाद में इसको एस्केप करने का एक ये जरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्ट्रेस होने लगता है, प्रेशर आता है। ऑब्वियसली यार चीजें बड़ी हो रही है, बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपको संभाला है, अब आप अपने पैरों पे खुद खड़े होने वाले, तो स्ट्रेस और प्रेशर तो आएगा ही। तो इसको कोप अप करने के लिए यही गंदी लत ये लोग पकड़ लेते हैं, और जब इनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जाके अरे यार ड्रग्स ले लिया, अल्कोहल ले लिया। तो ये सारी क्या होती है, मोस्टली ये एक्सपेरिमेंट या क्यूरियोसिटी के बेसिस पे, भाई क्या होता होगा पी के, क्या होता होगा इसको लेके, वो ही करने के चक्कर में ये लोग कर देते हैं। कूल और प्रोग्रेसिव होता है स्मोकिंग करना, अरे भाई तू स्मोक करता है, भाई कितना कूल बंदा है, मूवीज में दिखाया जाता है, टेलीविजन में दिखाया जाता है, कोई हीरो भाई मस्त गाड़ी से उतरा स्मोकिंग करते हुए, चीजें प्रमोट करती है यंगस्टर्स को, ये दिमाग नहीं लगा पाते, इनको लगता है अरे मेरे आइडल भाई क्या मस्त ये हीरो था, भाई इस हीरो ने ये काम कर दिया, अब मैं ये करूंगा, कूल हूं मैं तो। और जो नहीं पीता, जो नहीं स्मोक करता, उनको कहते हैं अरे भाई तू तो अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है यार, खुल के जी, क्या है ये, हमें तो जिंदगी जीनी चाहिए। यही सब चीजें होती हैं। यहाँ पर मूवीज और न्यूज़पेपर और इंटरनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ प्रभाव पड़ता है। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर और पीयर प्रेशर। अनसपोर्टिव यानी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, बच्चे को कैसे भी छोड़ रखा है, तो बच्चा गलत संगत में चला जाता है। पीयर प्रेशर क्या हो गया, अरे हमारे ग्रुप के सब लोग सिगरेट पीते हैं, तू नहीं पीता, और तू तो कैसा गंदा सा आदमी है। इस तरीके से होता है पीयर प्रेशर, यानी अरे मेरे दोस्त पीते हैं, कहीं मैं नहीं पीऊंगा तो सब मुझे अनुकूल कहेंगे। इस पे ही लोगों को क्या होती है, ये यंग लोगों को एडिक्शन शुरू होती है। अब एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या हो जाता है। एडिक्शन मतलब किसी चीज की लत लग जाना, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लत लगाना अच्छी चीज है अगर वो पढ़ाई की हो कि भाई मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आती है गंदी चीजें जहां पर डिपेंडेंस हो जाता है कि अब मैं अगर ड्रग्स नहीं लूंगा, अगर मैं अल्कोहल नहीं लूंगा, लत लग गई है तो मैं मर जाऊंगा। तो ये हो गया गंदी चीजों की लत लगना। एक हो गया अच्छी चीजों की, पढ़ाई की लत लगाओ भाई, ये होता है अच्छी चीजों की लत लगना। तो अब देखते हैं एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या होता है। तो एडिक्शन क्या होता है, अल्कोहल और ड्रग ऐसी चीज होती है ना, बच्चे सोचते कि भाई एक बार पी के टेस्ट करके देखते कैसा लगता है, उसके बाद छोड़ देंगे। एक बार पी लेंगे तो वो एडिक्टिव नेचर का होता है, फिर आपको लत लग जाती है। एडिक्शन जो होता है वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल चीज होता है, अटैचमेंट होता है। जैसे कि कुछ भी स्ट्रेस हुआ, ये लोग क्या करेंगे, ये जाके ये पी लेंगे, तो इससे क्या होगा, पूरा बिल्कुल खुशी खुशी हो जाएंगे, लेकिन ये टेम्पोररी फीलिंग होती है, और जैसे ही ये इसका इफेक्ट खत्म होगा फिर से इनको चाहिए होगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से आपको एडिक्टिव करा दे रहा है। अगर आप रिपीटेटिव यूज करते हैं ड्रग्स का तो इसका टॉलरेंस लेवल बॉडी में इंक्रीज होते जाता है, जिससे क्या होता है, अगर आप हाई डोसेस लेते जाएंगे तो धीरे धीरे बॉडी भी रिस्पॉन्ड करनी कम कर देगी। यानी कि अगर कोई इंसान पहले 2 गोली लेता था तो उसका खुशी खुशी रह लेता था, धीरे धीरे बॉडी टॉलरेंट होते जा रही, तो अब आप उसको 3 गोली लेनी पड़ी, फिर 4 गोली लेनी पड़ेगी, फिर 5 गोली लेनी पड़ेगी, इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे डोसेज इसको बढ़ानी पड़ रही है, जिससे बॉडी क्या हो रही है, इसकी बॉडी टॉलरेट होती जा रही है, और देयर इज नो चांस कि यहाँ इस साइकिल से आप निकल पाए। ये एक ऐसा विस्कस साइकिल है जहां पर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उस चीज पे। एडिक्शन तो हो गई, अब आप डिपेंडेंट हो गए कि अब मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। डिपेंडेंस एक ऐसी टेंडेंसी होती है जहां पर बॉडी जो है एक मैनिफेस्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को, और अनप्लीजेंट विथ विड्रॉवल सिंड्रोम, यानी वो डिपेंड हो गया, और विड्रॉवल सिंड्रोम यानी कि जब आप उस चीज को छोड़ना भी चाहेंगे ना तो आपको अजीब सा फील होगा, अनप्लीजेंट फील होगा बिल्कुल ही। अगर किसी ने आपसे छीन भी लिया जबरदस्ती, अगर किसी ने आपको पीने नहीं दिया, किसी ने आपको ड्रग्स नहीं दिए, तो आप क्या होंगे, बिल्कुल ही आपको अनप्लीजेंट सा महसूस होगा, बिल्कुल ही आप ऐसे बौखला जाएंगे। इस तरीके से होता है जहां एंजाइटी होती है, शेकिनेस, लोग कांपने लगते हैं, नोजिया होती है, स्वेटिंग, बिल्कुल ऐसे पसीने पसीने आपने मूवीज में देखे होंगे जहां पर ऐसा अगर किसी को ड्रग्स या अल्कोहल नहीं मिलता तो ऐसा बिल्कुल तड़पने लगता है, वैसा होता है। और जब तक वो उसको वापस से मिलता नहीं है वो वैसा ही करने लगता है। ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जहां पर लोग अपनी जान तक देने लगते हैं अगर उनको ये चीजें नहीं मिलती हैं, और इसके लिए उनको मेडिकल सुपरविजन देखना जरूरी होता है। एक बार जब कोई इंसान डिपेंड हो जाए तो ये
सारे सोशल नॉर्म्स को तोड़ देता है। सोशल नॉर्म्स यानी कुछ सामाजिक कुछ चीजें होती है उसको भी ये तोड़ देता है। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये सोसाइटी के बिल्कुल ही कुछ नहीं समझता, मारपीट ये सब के सिचुएशंस भी आते हैं जहां पर सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इफेक्ट क्या होता है? ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का इफेक्ट होता है रेकलेस बिहेवियर यानी बिल्कुल गंदा बिहेव करना, वैंडलिज्म यानी कि बिल्कुल आवारा यानी बिल्कुल लोफरों की तरह घूम रहे, वायलेंस यानी मारपीट होती है ये लोग करते हैं। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स जो होता है इससे कोमा या डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेस्पिरेटरी फेलियर के प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है या सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है, तो ये एक्सेसिव के कारण होता है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यानी ड्रग और अल्कोहल का अगर कॉम्बिनेशन लिया जाए इसका ओवरडोज डेथ कराता है। यहाँ कॉमन वार्निंग साइन कैसे आप पता लगा सकते हैं? बेसिकली टीचर और पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों पे ध्यान देना। इसमें क्या होता है? कॉमन वार्निंग साइन क्या होता है? अब कोई बच्चा बिल्कुल अच्छा पढ़ रहा है, अचानक से उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर गया यानी पढ़ने में वो बहुत ही खराब होते जा रहा है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस, ये नहीं कि बीमार है तो स्कूल नहीं जा रहा है, वैसा नहीं। अगर अनएक्सप्लेन्ड है यानी कि पता नहीं क्यों बस स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, जैसे पर्सनल हाइजीन बिल्कुल गंदी तरीके से रह रहा है, आइसोलेशन बिल्कुल अलग अलग सा रह रहा है, डिप्रेशन में आपको देखने को बच्चे को मिले, फटीग है, एग्रेसिव बहुत गुस्से गुस्से से रह रहा है, रिबेलियस यानी हर चीज में ऐसा विद्रोह करने लग रहा है, बिहेवियर में चेंज हो रहा है, डिटियोरेटिंग रिलेशनशिप यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, हॉबीज जिसमें पहले ड्राइंग गिटार वगैरह में इंटरेस्ट था वो सब हॉबीज वो छोड़ रहा है, स्लीपिंग में चेंजेस आ रहे हैं, जो पहले 9 बजे 10 बजे कम से कम 11 बजे सो जाता था अब स्लीपिंग पैटर्न में उसके चेंजेस आ रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स जो पहले खाना अच्छे से खाता था वो खाना नहीं खाता है, वेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, एपेटाइट वगैरह में। तो ये सब चीजें अगर पेरेंट्स और टीचर्स को बेसिकली ये देखना होता है बच्चों के अंदर। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के कारण बहुत लोग जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर तक यहाँ पर दिक्कतें करते हैं, जैसे कि चोरी करने की करते हैं। अब देखिए पैसे तो घर वाले देंगे नहीं ये गंदी चीजों के लिए, पैसे वो लाएंगे कहां से? और घर वालों से मांगने से पहले तो वो तो पहले छुपा के करते हैं। तो डीलर्स होते हैं बेसिकली इनको फ्री में चीजें देते हैं, एक बार उनकी लत लग जाती है तो फिर पैसे मांगते हैं, और पैसे लाएं कहां से? तो यहाँ पर चोरी की उनको आदत लग जाती है। यहाँ पर फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस पूरी परिवार को ये लोग देते हैं। जब मैंने ड्रग्स के आपको 3 टाइप्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था ना कि एक तो स्नॉटिंग करते हैं लोग, फिर उनको च्यूइंग भी कर सकते हैं, और एक आपको मैंने बताया था इंजेक्शन से होता है। तो जो ड्रग इंजेक्शन से लिए जाते हैं वो क्या होता है? एक ग्रुप में लोग बैठते हैं, इतने तो पैसे रहते नहीं है कि अलग अलग इंजेक्शन लेंगे, हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, नहीं। ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट इंजेक्शन जैसे नीडल या सिरिंज से लगाते हैं, जिससे क्या होता है अगर किसी एक को भी एड्स या हेपेटाइटिस बी हुआ रहता है तो ये कहते हैं एक ही सिरिंज से पूरा ग्रुप ये ड्रग्स ले लेता है, तो जिससे यहाँ पर शेयरिंग होती है इन्फेक्टेड नीडल्स और सिरिंजेस की, जहां पर एड्स और हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि फेटल है यानी कि डेथ कॉज कर सकते हैं। अब अल्कोहल का यूज एडोलेसेंस में यानी यंग एज में अगर आप देखेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है यानी लंबे समय तक इफेक्ट होता है। ये क्या हो सकता है? अडल्टहुड में भी लोग ड्रिंक करते हैं, जो बचपन से सीख गए हैं वो तो बड़े होकर भी ड्रिंक करेंगे। ये डैमेज कर देता है नर्वस सिस्टम और लिवर यानी कि क्राइहोसिस कर देता है। और अगर ड्रग्स या अल्कोहल प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल लेती है तो ये फीटस पे यानी उसके बच्चे पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अब मिसयूज ऑफ ड्रग्स जो होता है वो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी के लिए चीजें होती हैं, तो ये क्या होता है? कुछ स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर लेते हैं। जैसे मिसयूज होता है किसका? नार्कोटिक एनाल्गेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ड्यूरेटिक्स और कुछ हार्मोन्स जो स्पोर्ट्स पर्सन में मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना और एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है, ये लोग क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं कोई कोई स्पोर्ट्स पर्सन। तो वही बैन लगा दिया जाता है, कभी कभी जब मेडिकल चेकअप होता है तो उस समय पे बैन लगा दिया जाता है। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का फीमेल्स पे। जो फीमेल्स स्टेरॉइड्स लेती है उसमें क्या होता है? मैस्कुलिन डेवलपमेंट, मेल जैसी आवाजें हो जाती है उनकी, मेल जैसा शक्ल दिखने लगेगा, एग्रेसिवनेस यानी गुस्सा गुस्सा वाला, मूड स्विंग, कभी खुशी हो जाएंगी कभी रोने लगेंगी, कब गम हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, बाल जमने लगते हैं फेस और बॉडी पे, एनलार्ज क्लिटोरिस होता है, वॉइस की डीपनिंग यानी कि बिल्कुल भारी वॉइस होती है फीमेल्स में जो स्टेरॉइड्स यूज करती है। मेल्स में एक्ने यानी पिंपल्स होने लगते हैं, एग्रेसिवनेस यानी गुस्सा वाला, मूड स्विंग्स हो गया, डिप्रेशन हो गया, साइज ऑफ टेस्टिकल्स छोटे हो जाते हैं, डिक्रीज स्पर्म काउंट हो जाता है, किडनी और लिवर डिस्फंक्शन होती है, ब्रेस्ट बड़े होने लगते हैं, बाल्डनेस यानी टकला होने लगते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने लगता है। इसका क्या होता है? परमानेंट विद प्रोलॉन्ग्ड यूज के भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अगर बचपन में यानी कि यंग एज में यानी 12 से अगर 18 साल के मेल या फीमेल यूज करते हैं तो यहाँ पर फेशियल और बॉडी एक्नी सीवियर आती है, और जो ग्रोथ सेंटर होते हैं, लंबाई हाइट बढ़ने की होती है, तो अगर ये लोग ये सब चीजें यूज करते हैं तो स्टंट ग्रोथ यानी हाइट छोटी ही रह जाती है। इतना हमने बुरा बुरा पढ़ लिया, अब इसको प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करना है? तो देखिए कंट्रोल तो दूर की बात, पहले तो प्रिवेंशन करिए। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि इसका क्योर तो आप समझ लीजिए ना के बराबर ही है, यानी कि पहली बात तो आपको दूर रहना इन चीजों से, ये नहीं करना कि एक बार आदत लगा लिया बाद में हम इसको सही करते रहेंगे, नहीं। प्रिवेंशन सबसे पहले जरूरी है। यहाँ हैबिट जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब यंग एज में लोग लेते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस। चीजें तभी अच्छी हैं जब आप सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें और रेमिडियल मेजर्स ले लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एडिक्टिव होते जा रहा हूं तो
तो। और यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर की इंपॉर्टेंट जरूरी है। पेरेंट्स बच्चों को ऐसे ही खुला ना छोड़ दे और टीचर्स भी ध्यान दे बच्चों के बिहेवियरल चेंजेस में। पेरेंटिंग जो होता है उसमें बच्चों को ध्यान देना जरूरी होता है, एक अच्छे से आपको डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रहना जरूरी होता है। इस खुली छूट पे यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि कुछ कंट्रोल्स होते हैं जहां पर बच्चों को थोड़ी सी तो आपको केयर करनी पड़ती है कि यहाँ पर पेरेंटिंग का मतलब ही यही होता है। तो यहाँ पर ये हो गया क्या, ये बताया जा रहा है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योर तो आप समझिए कि 0% के बराबर होता है। तो ये कब होता है ना कि हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है जिसको रिस्पेक्ट और नर्चर करना चाहिए। कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, कभी कभी पुश करते हैं बच्चों की, अरे उसको देख वो इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो उनको इस तरीके से पुश नहीं करना। कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, वो तो इसके कारण क्या होता है ना, बच्चे पे प्रेशर पड़ता है जिससे एक गलत चीज है। लेकिन ये सब चीजें ये नहीं होती कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेशर दे रहे हैं तो मैं गलत चीजों में चला जाऊंगा। ये तो बस बता रहा है कि ये मेनली कॉज होता है। एजुकेशन और काउंसलिंग जरूरी होते हैं, तो एजुकेशन तो आपको मिल ही रहा है, यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है चीजें ताकि आपको ये सब चीजों की अच्छे से समझ हो। और काउंसलिंग की बात की जाए तो कोई भी प्रॉब्लम और स्ट्रेस तो जिंदगी में आती है। देखिए आप बच्चे से अब बड़े हो रहे हैं तो स्ट्रेस और प्रॉब्लम तो आएंगी। पहले जो पेरेंट्स आपकी हेल्प कर देते थे अब आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी हार को भी, अपने फेलियर्स को भी पार्ट ऑफ लाइफ समझना होगा। बच्चे जो होते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने फेलियर्स से, मैं हार गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, इससे अल्कोहल की लत लगा लेते। ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ होती है। अपने आप को एंगेज करिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक वगैरह में खुद को एंगेज करके रखिए। ये सब चीजों पे आपको नहीं ध्यान देना है। सीकिंग हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड पीयर्स, पीयर्स मतलब फ्रेंड, तो पेरेंट्स जो होते हैं उनकी हेल्प लीजिए। भाई पेरेंट्स कोई आपके दुश्मन नहीं है, पेरेंट्स आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। आप ऐसा सोचते होंगे पेरेंट्स तो मेरा सपोर्ट ही नहीं करते, मैं उनका बात करके उनसे क्या ही कर लूंगा। नो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर आपके पास पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो पीयर्स कम से कम, मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि पीयर्स को अपनी कोई भी, यानी अपने दोस्तों को कोई अपने घर की बात वगैरह बताए, नहीं तो बाद में आप ही को दिक्कत हो सकती है। जो ट्रस्टेड हो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए सिर्फ अभी दीदी नहीं बल्कि यहाँ पर भी गिवन है कि क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड को ही बताइए, यानी कि किसी भी आते जाते को, अच्छा ये तो मेरा फ्रेंड है, चलो अपने घर की बात बताता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, और कल से वो आपको उसी बात पे परेशान कर रहा है। तो ये क्या होता है, कोई क्लोज या ट्रस्टेड फ्रेंड को, उससे बेहतर है अपने पेरेंट्स को बताइए जो कि गाइड आपको कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी फीलिंग्स और अपनी एंजाइटी, अपने गिल्ट को अपने अंदर दबा के मत रखिए। आप बहुत अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट, और आपसे बेस्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। एक बार खुद पे भरोसा रखिए, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, लुकिंग फॉर डेंजर साइन ये आपके लिए है ही, और साथ में पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ज्यादा जरूरी है, जहां पर वो लोग देखते हैं बच्चों में क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है, जहां पर टीचर्स और यहाँ तक कि फ्रेंड्स, अगर आप अपने दोस्त में भी, अगर आपको पता चलता है कि मेरे दोस्त ही, मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा काम कर रहा है, तो यू शुड नॉट हेजिटेट। आप अपने पेरेंट्स या टीचर को ये चीजें बताइए ताकि कम से कम उसकी जिंदगी बच पाए। तो आपको ये नहीं करना मेरे दोस्ती है तो अच्छा वो इतना खुश है तो चलो उसको खुश रहने देते, नहीं, ये सब चीजें आपको सबको बताना है। एक प्रॉपर रेमेडियल स्टेप और ट्रीटमेंट ताकि हो पाए, और प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लीजिए। किसी को आदत ही लग गई तो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हो गया, डी एडिक्शन सेंटर होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है जहां पर ये सब चीजों को छुड़ाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जिसको आदत लग गई है उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी होता है, तो अभी भी चांस होता है जहां पर आप इस प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं और बिल्कुल ही हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये क्या हो गई, ये हो गए कुछ कॉज और क्या होते हैं इस तरीके से प्रिवेंशन। तो एट दिस पॉइंट मैंने आपको यहाँ ड्रग अब्यूज के बारे में सारी जानकारी दे दी है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बुक में पढ़ने या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपनी रियल लाइफ में भी चीजों को इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड इन मूवीज की इस हीरो ने तो क्या मस्त भाई सिगरेट पी के एंट्री मारी है, भाई क्या हीरो लग रहा था, क्या कूल दुनिया है। नहीं भाई, ये स्कूल दुनिया के चक्कर में कहीं आप अपनी दुनिया ना खो जाएं। अपनी दुनिया बनाइए, अपनी दुनिया में एक ऐसी दुनिया बनाइए जिस दुनिया में आप खुश हो, आपका परिवार खुश हो। कोई दोस्त अगर गंदी आदत सीख रखा है तो दोस्ती ये नहीं होती कि आप उससे गंदी आदत सीखे या उसको प्रमोट करें, नहीं, दोस्त वो होते हैं जो अच्छी आदतों से खुश हो और गंदी आदतों को बॉयकॉट करे, ना कि आपका साथ दे। ये मत सोचिए अगर मेरा कोई दोस्त मेरी गंदी आदतों में साथ दे रहा है तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।